अस्सलाम वालेकुम। तो कितना हो फिर सारे हो ठीक हो ना? राजी बाजी हो ना? खुश हो ना? अल्लाह पाक ताने सारे नु खुश रखे ते हंसता बसता रखे। स्टार्ट कर दिया आज तक अपना नवा नावल नहीं नवी एपिसोड के दी रमज़े इश्क दी। हाँ हाँ रमज़े इश्क दी स्टार्ट कर दिया आज दी अपन नवी एपिसोड्स ऑफ रमज़े इश्क नावल दी बिना किसी देर तो जे हले तक तुसी ये साडा नवा चैनल सब्सक्राइब नहीं कीता ते कर सकते हैं क्योंकि हुन इस चैनल दे उत्ते सारी रमज़े इश्क दी वीडियोस आ चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर तो। अमीना खानम लाउंज में दाखिल होते पूरी तरह चौंकी थी। अरहाम सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। आंखें सुरखती, चेहरा सर्द स्पॉट था। वो सफेद शलवार कमीज पे मलबूस, कंधों पर मर्दाना शाल डाले हुए था। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे। वो हूर की मौजूदगी में कमरे से बाहर निकलता नहीं था। नाश्ता तक कमरे में हूर के साथ करता था। गुल के लिए ऐसा नहीं था। वो सुबह सवेरे कमरे से बाहर निकल आती थी। वो जानती थी अरहाम उनसे शदीद मोहब्बत करता है। इसकी गैर मौजूदगी में हवेली भी बहुत कम आया था। वो तो रात से बहुत खुश थी कि अब इनका अरहाम कहीं नहीं जाएगा, मगर इसे यहाँ बैठे देखकर इनका दिल बहुत बुरी तरह परेशान हुआ था। वो परेशानी से अरहाम की तरफ बढ़ी। अरहाम, क्या हुआ है बच्चा? इधर क्यों बैठा है? कमरे में आराम क्यों नहीं कर रहा? अमीना खानम की आवाज पर अरहाम सिगरेट एश ट्रे में मसलता सोफे से उठता अमीना खानम के एहतराम में खड़ा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम मोरे। अरहाम ने इतरामन सलाम करते अकीदत से इनके हाथ पकड़ते इनकी हथेलियां नरमी से चूमी। खुश रहो मेरा बेटा। अमीना खानम ने अरहाम का चेहरा दोनों हाथों में थामा तो अरहाम थोड़ा सा झुका था। अमीना खानम ने इसकी पेशानी पर अपने लब रखे थे। अरहाम मुस्कुराते हुए इन्हें अपने सीने से लगा गया था। वो इसकी मां ना होते हुए भी इसे जरान और शेराम से कहीं ज्यादा चाहती थी, बल्कि बेहद चाहती थी। तुम यहाँ क्यों बैठा है? मेरा दिल परेशान हो रहा है तुम्हें ऐसे इधर देखकर। क्या हुआ है हूर, अभी तक तुमसे नाराज है? अमीना खानम ने इसकी घनी बियर्ड वाले हाथ पर आड़ से हाथ रखे। अमीना खानम ने इसकी घनी बियर्ड वाले आर्स पर हाथ रखते पूछा था। ऐसी कोई बात नहीं है। अंदर दिल घबरा रहा था, इसलिए इधर आ गया। वैसे भी मुझे थोड़ी देर के लिए निकलना है। अरहाम संजीदगी से बोला था। क्या तुम फिर इस्लामाबाद जा रहा है? अब तो हूर भी आ गया है, फिर तुम इतनी जल्दी इस्लामाबाद क्यों जा रहा है? अमीना खानम डडबडाए लहजे में बोली। वो फिर से जा रहा तो वो परेशान हुई थी। अरहाम अमीना खानम के सवाल पर मुस्कुराया था। बोले, मैं कहीं नहीं जा रहा। इस बार एक महीना इधर रुकूंगा। आज अपने फार्म हाउस में बेराम के आने की खुशी में बहुत बड़ी पार्टी दे रहा हूँ। मेरा भतीजा आया है, शेराम का बेटा, मतलब मेरा बेटा है। आज पूरे स्वाद को मैंने बुलाया है। इसके इंतजामात देखने हैं। मैं और जरान फार्म हाउस के लिए ही निकलने वाले हैं। अरहाम ने मुस्कुराते हुए बताया। अच्छा अच्छा, मैं तो ऐसे ही परेशान हो रहा था। शेराम का बेटा तो तुम्हारा बेटा ही है, लेकिन हमारा ख्वाहिश है अल्लाह तुमको भी अभी बेटा दे, तुम्हारा खानदान मुकम्मल हो जाए। अमीना खानम ने दुआ दी। इंशाल्लाह मोड़े। अरहाम मुस्कुराया था। लल्ला, आपके लिए काफी ला दूं? आप रात से जाग रहे हैं। दरख्शां ने लाउंज में दाखिल होते कहा। रात से जाग रहा? ये क्या बकवास कर रहा है तुम? कैसा बेशर्मी का बातें कर रहा है? अमीना खानम ने दरख्शां को घूरा। वो अरहाम के जागने का मतलब कुछ और समझी थी ये मामा भी पता नहीं की समझते रहते उन्होंने की पता सारी रात सिगरेट फूकता रहा। उन्हें इदा विदा का कुछ नहीं किया। खानम भी लाला रात भर इधर लाउंज में बैठा सिगरेट पीता रहा। हम तो वो बात कर रहा था। दरख्शां सुरख चेहरे के साथ आहिस्तगी से बोली। दरख्शां की बात पर अरहाम ने इसे घूमते जलाते हुए अपनी गली बेड़ मसली थी। अरहाम, तुम रात भर यहाँ था? तुम हूर के साथ नहीं था? अमीना खानम ने बेयकीनी से पूछा। मोड़े, वो प्रीजा के साथ सोई थी। प्रीजा बहुत खुश थी, इसलिए मैंने खुद ही कहा वो प्रीजा के साथ आज रात रुके। अरहम ने संजीदगी से सोफे पर बैठते हुए अपना सिगरेट लाइटर सिलकते हुए लबों में दबाया। अरहम, ये क्या बात हुआ? वो इतने महीने बाद हवेली आया है और प्रीजे के पास सो गया? ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब है वो अभी भी तुमसे खफा बैठते हुए अपना सिगरेट लाइटर सिलगाए लबों में दबाया। इसका मतलब है वो अभी भी तुमसे खफा है। अमीना खानम ने सोफे पर बैठते परेशानी से कहा। अरहम बिना कोई जवाब दिए सिगरेट के गहरे कश ले रहा था। देखो अरहम, वो कम उम्र है, खूबसूरत है, इतने बड़े बाप का बेटी है, इसमें नखरा होगा। फिर वो औरत है, बीवी है, एक बीवी में नखरा आ जाता है जब इसको पता हो कि इसका शोर इस पर जान छिड़कता है। इसका नाम है हाँ होता है। अगर वो इधर तुम्हारे साथ अपने मर्जी से आया है तो इसका मतलब हुआ वो तुम्हारे साथ रहने के वास्ते आया है। वो कम उम्र है, तुम तो नहीं है। औरत को कैसे रखता है तुमको मालूम होना चाहिए। तुम्हारा जिंदगी में दो दो औरतें आया है।
जहां नरमी बरतना हो वहां नरमी बरतना चाहिए, जहां सख्ती करना हो वहां सख्ती करना चाहिए, मगर सख्ती इतना भी नहीं करना चाहिए कि वो टूट जाए, इसमें अक्कड़ आ जाए। कितना सख्ती करता रहा तुम होठ पर, क्या हुआ, वो चली गई ना। झुका तो तुम ही इसके आगे, झुके तो तुम ही हो ना इसके आगे, क्योंकि वो औरत तुम्हारे लिए तुम्हारा सब कुछ है। तो अभी भी इसके आगे झुक जाओ, जो कहती है वो मान लो, इसके नखरे उठाओ, वो इतने बड़े बाप का बेटा है, इससे आगे वो तुमसे क्या चाहेगा कि तुम इसका नखरा उठाओ। इससे बहुत प्यार करो, इसके बातों पर गुस्सा करने की बजाय इसका दिल टटोलो, मतलब कि उसके दिल को बहलाओ। यकीनन इसके दिल में बहुत शिकवा होगा। अमीना खानम ने संजीदगी से अनहाम को समझाया। अनहाम सिगरेट सुलगाए संजीदगी से गहरे कश लेता गैर मरी नुक्ते को घूर रहा था। इसी आसना में हूर लाउंज में दाखिल हुई थी। माशाअल्लाह, अमीना खानम हूर को देखकर सोफे से उठी। अरहम की पोजीशन में कोई फर्क नहीं आया था, वो सिगरेट के कश ले रहा था। हूर की तरफ नजरें उठाकर नहीं देखा था, जो ऑफ व्हाइट कलर की खूबसूरत से लॉन्ग ओपन गाउन में मलबूस थी, जिस पर वो ऑफ व्हाइट कलर का दुपट्टा सर पर सेट किए हुए जनान खाने में दाखिल हुई थी। मेकअप में रेड ब्लड कलर की लिपस्टिक मेकअप में रेड ब्लड कलर की लिपस्टिक लगाए हुए थी। गले में बहुत कीमती मोतियों का ग्लोबंद पहना हुआ था, जो अरहम ने इसके लिए खरीदा था। अस्सलाम वालेकुम मोरे। नूर ने अमीना खानम के करीब आते एक नजर अरहम को देखते ही इन्हें सलाम किया, जो संजीदा चेहरे के साथ सिगरेट के कश ले लेता सामने देख रहा था। मोरे, मैं फार्म हाउस जा रहा हूँ, रात इधर ही रहूंगा। अरहम संजीदगी से कहता लंबे लंबे ढक बढ़ता मर्दाने की तरफ बढ़ गया था। अल्लाह अपने हिफाजत में रखे, अमीना खानम ने अरहम की पुश्त को देखते कहा। फूट बिकी आंखों से अरहम की पुश्त को देख रही थी, जिसने एक बार भी इसे नहीं देखा था। वो तो सिर्फ इसके लिए तैयार हुई थी। वालेकुम अस्सलाम बच्चा। माशाअल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए, तुम तो जन्नत का हूर है। सच में हमारा अरहम बहुत खुशकिस्मत है, तुम जैसा औरत इसका मुकद्दर में आया। अमीना खानम ने हूर की तरफ मुतवज्जा होते इसकी पेशानी पर लब रखे। अब ब्रिस्टो लाउंज में दाखिल हो रही थी, वे सब देखते रुकी थी। अमीना खानम इस दिन के बाद इससे निपे तपे अंदाज में बात कर रही थी, मगर वो हूर से बेहद मोहब्बत करती थी, ये इसे कल ही अंदाजा हो गया था। अब गहरा सांस लेते अमीना खानम की तरफ बढ़ी, जो सोफे पर पड़े अपने पर्स से 5-5 हजार के कई नोट निकालकर हूर के सर से वार रही थी। अस्सलाम वालेकुम मोरे। अब्रिश ने मीना खानम के पास जाकर सलाम किया। जरान, जो मर्दाने में दाखिल हो रहा था, अपनी बीवी के मोड़े कहने पर बुरी तरह चौंका था। इसने पहली मर्तबा इसकी मोड़े को मोड़े पुकारा था। दूसरे पल वो अब्रिश को देखकर मिसमराइज हुआ था। वो ग्रे कलर की बेहद स्टाइलिश सी मैक्सी में मलबूस थी, जिस पर गोल्ड का हैवी चोकर पहना हुआ था, सर पर माथा पट्टी लगाए हुए, दुपट्टा सर पर दुल्हन के अंदाज में सेट किए हुए थे। वो बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार थी। न्यूड कलर की क्रीमी लिपस्टिक लगाए हुए थी, आंखों पर ग्रे स्मोकी मेकअप किया हुआ था, गिनहरी पलकों पर मुस्कुराहट के कोट किया हुआ था गिनहरी पलकों पर मस्कारे का कोट किया हुआ था, आर्स पर हाईलाइटर लगाए हुए थी, वो चांद की मानक धमक रही थी। जरान के दिल की धड़कनें पूरी तरह मुंतशिर हुई थी। वो अपने वलीमे का ड्रेस पहने हुए थी। जरान गहरा मुस्कुराया था। वो बिल्कुल एक दुल्हन की तरह क्यों तैयार थी, वो ये जानता था। वो जितना मर्जी इसकी गुर्बत में शर्मा ले, मगर इसकी बीवी हमेशा इसे अपनी पनाहों में कैद करके रखना चाहती थी। यकीनन वो एक दुल्हन की तरह इसलिए तैयार थी, वो अभी तक इसके लिए कभी इस तरह इतना तैयार नहीं हुई थी। ना ही इसने वलीमे वाले दिन अपना हक लिया था। आज वो एक दुल्हन की तरह इसकी बाहों में इसके हकूक अदा करना चाहती थी। बेहराम के अकीके पर वो अपनी यह हसरत भी पूरी कर रही थी। जरान के लब्बों पर अब हंसी की जलतर गूंजी थी। सामने खड़ी इसकी बीवी आखिर क्या थी वो, इतनी शिद्दत से वो कैसे इससे मोहब्बत कर सकती थी। क्या बीवी इतनी भी मोहब्बत करती है, इसे इस बात का अंदाजा ना था। इसका हर अंदाज इससे गहरी मोहब्बत जाहिर करता था। वो इसकी वजह से अब इसके रिश्तों के आगे भी झुक रही थी। जरा तेजी से इसकी तरफ बढ़ा, वो करीब से इसे देखना चाहता था। यकदम इसके भारी कदम ठहरे थे। अमीना खानम इसे संजीदगी से सलाम का जवाब देते इसकी तरफ से रुख मोड़ के हूर की तरफ मतवज्जा हो गई थी। अब्रिश की आंखें इसी पल भीगी थी। दूसरे लम्हे वो तेजी से किचन की तरफ बढ़ गई थी। जरा ने अपनी घनी बीयर्ड पर हाथ फेरते अमीना खानम को संजीदगी से देखा। इसे अमीना खानम का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इसकी मोड़े कैसे इसकी बीवी के साथ ये रवैया रख सकती थी। अगर हूर के सर से पैसे वारे थे तो अब्रिश के सर से भी वार देती। इन्होंने तो इसे मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया था। अब्रिश कितनी हसास थी वो जानता था। वो कितने दिनों से देख रहा था। वो अमीना खानम के कमरे में इनके लिए रात दूर तक लेकर जा रही थी। किचन के काम भी करने लगी थी। शाम का काबा भी वो सबके लिए बना रही थी, मगर अमीना खानम का रवैया इतना ही सर्द और खुशक था। वो जानता था वो ये सब कुछ सिर्फ इसकी वजह से कर रही थी। जरान अमीना खानम को संजीदगी से देखता किचन की तरफ बढ़ा। जरान भारी कदमों से इस्तरारी अंदाज में किचन में दाखिल हुआ।
वो शेल्फ के पास खड़ी अपने कामदार दुपट्टे से भीगी आंखें रगड़ रही थी। जरान तेजी से इसकी तरफ बढ़ता इसे बाजू से जकड़े इसका रुख झटक से अपनी तरफ मोड़ चुका था। अब्रिश इसके कुशादा सीने से आन टकराई थी। जरान आप अब्रिश ने जरान के सीने पर हाथ जमाते इसकी ब्राउन आंखों में देखते नजरें झुकाई। इसकी गहरी निगाहों से देखने पर पलके खुद ही आर्ज पर साया फगन हुई। जरान ने इसकी ठोड़ी पकड़े इसका चेहरा ऊपर उठाया। कभी मेरी नजरों से खुद को देखा है क्या? जरान ने इसके खूबसूरत चेहरे को देखते गंभीर लहजे में पूछा। नहीं। अमरीश ने भीगे लहजे में कहते जरान की आंखों में झांका। आजकल वो रोमांस के अलावा कुछ और ना करता था ना कहता था। वो इससे कितनी मोहब्बत करता है वो बताया ही नहीं था। वो इसके लबों से अपनी तारीफ इसकी मोहब्बत में गिनते लफ्ज सुनने की तमन्नाई थी। वो जानना चाहती थी वो जितनी शिद्दत से गुर्बत के लम्हात में इस पर अपनी जनून खेजियां निछावर करता है क्या इतनी मोहब्बत भी कर सकता है। इस दिन फार्म हाउस बल्कि अमेरिका से आने के बाद एक बार भी इससे मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। इसने तो ना निकाह के बाद शायद कभी मोहब्बत का इजहार किया ही नहीं था। हाँ, निकाह से पहले बहुत बार अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका था। देखना भी मत वरना बेशर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का दिल करेगा। जरान ने अपनी मुस्कुराहट दबाई इसके कान में झुकते मध्यम सरगोशी की। अपनी जरान की बात पर गुस्से से खुद से दूर धकेल चुकी थी इसे। जरान इसे बाजू से जगड़ते अपने करीब कर गया। कितने पैसे भाड़े थे मोड़े ने हूड़ भाभी पर? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख? जरान ने कहते अपनी कमीज की पॉकेट से 5 लाख की गड्डी निकालते अब्रिश के सर से वारी थी। हाय अल्लाह! अब्रिश ने भीगी आंखों से जरान को देखा। वैसे एक बात बताऊं ये सब ना नॉवेल्स में ही होता है रियल में नहीं होता। जरान ने वो नोटों की गड्डी अब्रिश की हथेली पर रखी। किसी भी मुस्तहिक को अपने हाथों से दे देना। अब्रिश गहरे सांस लेते बेयकीनी से जरान को भीगी निगाहों से देख रही थी। दूसरे लम्हे वो गहरे सांस लेते जरान के कुशादा सीने में समाती शिद्दत से रो दी थी। जरान इसे अपने कुशादा सीने में मजीद सख्ती से भेज गया था। अब तुम ये सोच सोच कर खुद को हलकान करती रहती हो कि कहीं मोड़े मेरी दूसरी शादी ना करवा दे। जरान ने इसे अपने सीने में भेजते संजीदगी से कहा। अब्रिश इसकी बात पर इसके सीने से झटके से अलहदा होते इसका गिरबान जकड़ गई थी। तुम्हें क्या लगता है मिस्टर खानजादा? मुझे इस बात का डर है कि तुम्हारी मोड़े तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगी। डरना मुझे नहीं तुम्हें चाहिए। अगर तुमने ऐसा कुछ सोचा अपनी मोड़े की किसी भी ऐसी बात पर हामी भरी मैं तुम्हारे खाने में जहर मिलाकर तुम्हें दे दूंगी। अब्रिश इसका गिरेबान जकड़ते इसकी आंखों में शोला बार निगाहों से देखते शरट बार लहजे में बोले। जरान इसके अंदाज पर अपनी मुस्कुराहट दबा गया था। बहुत दिनों बाद इसका ये रूप देखा था। वो इतने दिनों से भीगी पीली बनी हुई थी। इसके आप कहने पर वो चिढ़ने लगा था। रात भर अकेला मेहनत कर करके वो अब बोर होने लगा था। अकेला मेहनत एक ही रात भर तुझे मेहनत करते हैं नोटी नोटी। मुंतकिम मिजाज बन रहा था। अपनी बीवी की फुल पार्टिसिपेंट चाहिए थी मतलब फुल कोऑपरेट चाहिए था। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा तुम सोच सकते भी नहीं मिस्टर खान सादा। अब्रिश पाशा नाम है मेरा तुम मुझे जानते नहीं। वो हाल करूंगी तुम्हारा। तुमने कभी किसी दूसरी औरत से हाथ भी मिलाया? तुम्हारा किसी औरत से मुझे हाथ मिलाना भी पसंद नहीं। आइंदा इस बात का भी ख्याल रखना। अब्रिश इसका गिरेबान और सख्ती से जगड़ते इसकी आंखों में देखते एक एक लफ्ज छुपाते हुए बोली थी। जरान इसके अंदाज पर इसे कमर से जगड़ते अपने मजीद करीब कर गया था। किसी दूसरी औरत के बारे में कभी नहीं सोचूंगा जब तक तुम बेशर्म हो। मगर आजकल तो तुम। जरान से गहरी निगाहों से देखता अपनी बात अधूरी छोड़ गया था। अच्छा तो तुम्हें मेरी बेशर्मी पसंद है? अब्रिश गहरे सांस लेते इसके पांव पर खड़ी हुई थी। जरान इसके अंदाज पर हैरान हुआ था। वो अपने हील वाले पांव इसके शूज पर रखते इसके गिरेबान पकड़ते इसके करीब होते इसे शोला भर की निगाहों से गहरी सांस लेते इसकी आंखों में देख रही थी। दूसरे लम्हे वो इसके होंठों पर झुकी इसके लब्बों को अपने लब्बों में जकड़ गई थी। अहम अहम। जरान इसके एक्ट पर सटल हुआ था। वो अपना पूरा वजन इस पर डाले इसका गिरेबान जगड़ते इसके होंठों को अपने लब्बों से खींच रही थी। जरान इसकी कमर में हाथ डालते इसे अपने मजीद करीब कर गया था। वो इसकी बीवी इसके पांव पर खड़ी इसका गिरेबान जकड़े इसकी सांसें इनहेल कर रही थी। वो इसे कमर से जकड़े हुए था। वो लड़खड़ाता हुआ शेल्फ से जा लगा था। अब्रिश इसकी सांसें इनहेल करते इसके निचले लब को अपने दांतों में दबा गई। जरान की गिरफ्त इसकी कमर पर मजबूत हुई थी। अब्रिश की बेरहमी इसके लब्बों पर पड़ी थी। अब्रिश इसके निचले लब पर जख्म देते पीछे हुई मगर इसके कॉलर को अपनी मुट्ठियों से आजाद नहीं किया था ना ही इसके शूज से अपने पांव हटाए थे। अब बताओ इतनी बेशर्मी काफी है फिर कहीं और भी बताऊं अपनी बेशर्मी दिखाऊं? अब्रिश जरान की आंखों में देखते चटकते हुए बोली।
زران تو خمار زدہ آنکھوں سے اس کا جنگلی ایکٹ دیکھ رہا تھا۔ ابرش اس کا گردن پر جھکتے وہاں اب دانت گاڑنے لگی تھی۔ وہ اس کی گردن پر جگہ جگہ اپنے لب رکھتے دانت گاڑ رہی تھی۔ زران مسکراتے ہوئے اسے کمر سے جگڑتے ہوئے اس کے جنگلی وارثہ سہ رہا تھا۔ ہائے اللہ، تو سین تو لو اڑ کر بھی کی سکنا سونیا۔ ابرش گہرے سانس لیتے پیچھے ہوئی۔ اب بتاؤ اور کہاں بے شرمی دکھاؤں تمہیں؟ ابرش لفظ چباتے اس کی قمیض کے بٹن کھولتے اس کے سینے پر جھکتے اپنے لب رکھتے اس کا سینہ اپنے دانتوں سے سرخ کرنے لگی۔ زران اسے کمر سے جگڑتے شیلف کے ساتھ ٹیک لگائے اسے خود میں مزید بھیج چکا تھا۔ ابرش اس کا سینہ سرخ کرتے پیچھے ہوئی۔ اس کا گریبان ابھی تک نہیں چھوڑا تھا۔ تمہیں بے شرم بیوی چاہیے، بے شرم بن جاؤں گی۔ تمہیں شرم والی بیوی چاہیے تو مجھ سے زیادہ شرم کسی دوسری عورت میں نہیں پاؤ گے۔ ایسی ہونی چاہیے بیوی جو بے شرمی کے ٹائم فل بے شرم اور شرمی کے ٹائم فل شرم و حیا والی بن جائے۔ جس رنگ میں رنگو گے رنگ جاؤں گی، جو کہو گے جیسا چاہو گے ابرش پاشا ویسی بن جائے گی۔ مگر رہو گے تم صرف میرے، یہ یاد رکھنا تمہیں ساری عمر صرف ایک عورت پر اکتفا کرنا ہوگا، مطلب کہ ایک لڑکی کے ساتھ نہ رہنا ہوگا، اور اس کا نام ہے ابرش پاشا۔ ابرش اس کا گریبان جگڑتے بھیگے لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ ضرورت سے زیادہ شدت پسند تھی، اسے لے کر دوسری عورت کا مذاق بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ زرانے سے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، یا تم مجھے دوسری عورت سے بچا لو گی؟ مرنے کے بعد کیا کرو گی؟ 70 ہوروں کو میرے قریب آنے سے کیسے روکو گی؟ زران نے مسکراہٹ دبائی سے اور تنگ کیا تھا۔ اپنی بیوی کی اتنی شدت جلن اسے مزہ دیتی تھی۔ وہاں بھی لڑ جاؤں گی، مگر کسی کو تمہارے قریب نہیں آنے دوں گی۔ اگر ایسا ممکن نہ ہوا تو دوزخ تمہارا مقدر بنا دوں گی۔ وہاں تو کوئی ہور نہیں ہوگی۔ ہاں ہوتے ہور نہیں ہونی، ہوتے سنی لیون دوجیاں جنیاں ایکٹریس نا بے شرم ساڑیاں ہوتے ہونیاں انہاں کو کتنا بچاؤں گی، دس پھر بیٹھ کر وہاں جلتے رہنا۔ اب بھی اس کی بات پر زران کا بلند و بانگ گونجا تھا۔ اف یہ ادائیں، کیا کروں گا میں کسی دوسری عورت کے پاس جا کر جب کمپلیٹ پیکج میرے پاس ہے۔ زران بھاری آواز میں بولتا ہے، اس کا چہرہ ہاتھوں میں پڑتے اس کے لبوں پر جھکا، اس کی سانسیں اچھی طرح انہیل کرتے ہوئے وہ اس کی گردن پر جھکے اپنی شدت نچھاور کرنے لگا۔ ابرش اس کی کمر پر اپنا حصار مضبوط کرتے اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ وہ اس کے ساتھ اس انداز میں لپٹے ہوئے تھے کہ وہ اس کی ناز کی محسوس کرتے مزید بہکے۔ اللہ اللہ، درخشاں کچن میں داخل ہوتے آنکھوں پر ہاتھ رکھ ایک دن نے اتھے ہی آنا ہوگا جدو یہ شروع ہوندے نہ تینوں کوئی ہور تھا نہیں لبدی جان، تو کو تو ہی جانا ہوندا جدو بیچارے آپس ایک دوجے دے کول جاندے تو ٹپک جاندی، تو صحیح کباب چ ہڈی ہے درخشاں۔ زران جلدی سے ابرش سے دور ہوا تھا۔ ابرش گہرے سانس لیتے سرخ چہرے کے ساتھ درخشاں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بیچاری آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی۔ بیوی مجھے اتنی بے شرمی نہیں چاہیے جو اس دن فارم ہاؤس میں ہوا، مجھے اتنی بے شرم ہر رات چاہیے۔ زران اس کے کانوں میں جھکے سرگوشی کرتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ زران کی بات پر ابرش کان کی لہوں تک سرخ پڑی تھی۔ اتنی بے شرم میں وہ اب کیسے دکھا سکتی تھی؟ پھر وائن پلا کے وہ بے شرمی دکھا سکتی تھی، اتنا نہیں۔ وہ اپنا نیچلا لب بری طرح کاٹ گئی تھی۔ بابی لالا کو کیا ہو گیا ہے؟ لگتا ہے زران لالا میں ارحام لالا کا روح سما گیا ہے، درخشاں نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا۔ اللہ کرے، ابرش بی کے لہجے میں کہتے کھلکھلائی تھی۔ درخشاں بھی ابرش کی طرح دیکھتے جواب پر کھلکھلائی تھی۔ دونوں کی ہنسی کچن میں گونج رہی تھی۔ کتنا اچھا لگتا نا جب سارے خوش خوش رہتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں۔ جدو آئندیاں وچ لڑائیاں سارا موڈ خراب ہو جاتا۔ جو وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی وہ بنا کسی بات کے ہنسے جا رہی تھی۔ اسفند یار خان، چلو آئیو پھر لڑائی والا بھی موڈ بنا رہی ہے۔ اسفند یار خان آ گیا۔ اسفند یار خان سفید شلوار قمیض میں ملبوس بلیک شال کندھوں پر ڈالے حویلی کے زنانہ خانے میں داخل ہوا تھا۔ ارحام نے اسے خاص طور پر بلوایا تھا، کل سے وہ حویلی نہیں آیا تھا۔ اس نے بے چینی سے زنان خانے میں داخل ہوتے ابیر کی تلاش میں نظریں درائی۔ زنان خانے میں مہمان خواتین بھی بیٹھی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے ابیر کے کمرے کی جانب بڑھا۔ اسفند، رزنیہ خانم بےتابی سے اسے پکارتا صوفے سے اٹھی تھی۔ اسفند یارخان نے ان کی پکار سنی انسنی کرتا ابیر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ رزنیہ خانم کی آنکھیں چھلک رہی تھی۔ وہ دل مسوستے اپنی آنکھیں صاف کرتے صوفے پر بیٹھی۔ مسوستے مطلب کہ اندر اندر سے صاف کرتے نہ، وہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی کہ ان کا بیٹا ان کو نہیں بلا رہا۔ اسفند یارخان ابیر کے کمرے کی طرف بڑھا تھا کہ شیرام خان سے ٹکرا گیا جو بلیک شلوار قمیض میں ملبوس بلیک ہی مردانہ شال کندھوں پر ڈالے ہوئے تھا۔ اسفند یارخان اسے نظر انداز کرتے ابیر کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو اسفند یارخان؟ شیرام کی سرد آواز پر وہ رکا تھا۔
अपनी बीवी के कमरे में जा रहा हूँ इससे मिलने, इसके साथ कुछ स्पेशल वक्त गुजारने। और भी जानता है तुम्हें, या इतनी डिटेल काफी है? क्योंकि एक शोर अपनी बीवी के साथ स्पेशल टाइम कैसे गुजारता है तुम्हें तो यकीनन पता होगा, क्योंकि इस नतीजे में बेराम इस दुनिया में आया है। अब मैं चाहता हूँ तुम्हें भी मानमूह बनने की खुशी दे दूं। आजकल तो सारे बच्चियां दी पे ही अब और कुछ नहीं पई। हसबंद यार खान तजिया बोलते शहराम खान के मुकाबले आया। मैं इस खुशी से महरूम ही रहना चाहता हूँ, इसीलिए जहां से आया है वहां से चला जा, वरना तेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही यतीम हो जाएगा। शहराम खान हसबंद यार खान की शाल पर से नाक गड्ढा मिट्टी झाड़ते तंजिया बोला था, तुझे मामू नहीं पसंद तो चचा बन जाए। परसों का सारा दिन वो मेरे साथ गुजार चुकी है, अभी तेरे सामने इसके कमरे में घंटों गुजारूंगा। चाहे तो बाहर खड़ा होकर शोर मचा, फिर सबको बुला ला, कमरे से नहीं निकलूंगा। बहुत हुआ तो कमरे का दरवाजा तोड़ते अंदर आ जाना। असफी अड़गन शेराम की शाल पर से नागीदा मिट्टी चाटते हुए बोला था। ओ ओदा प्यो हुआ थे, ओ गयो ओदा प्यो हुआ। शेराम खान की आंखों में खून उतरा था। असफी यार खान इसकी आंखों में देखते सजाइया मुस्कुराते हुए बीट के कमरे की तरफ बढ़ते इसका दरवाजा खोलता अंदर दाखिल हो गया था। श्रीराम खान मुठिया बेचते बीट के कमरे की तरफ बढ़ा। मेहमानों की मौजूदगी की वजह से मुठिया बेचते खुद पर बमुश्किल काबू पाते 33 कदमों से बाहर के कमरे की तरफ बढ़ गया था। असफंदियार खान कमरे का दरवाजा खोलते अंदर दाखिल हुआ। वो कमरे में नहीं थी, वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। असफंदियार खान कमरे का दरवाजा लॉक करते अपनी गनी बेड पर हाथ फेरते वॉशरूम की तरफ बढ़ा। वॉशरूम के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा तो दरवाजा खुलता चला गया था। असफंदियार खान के लब गहरा मुस्कुराए थे। असफंद वॉशरूम का दरवाजा खोलते अंदर दाखिल हुआ। अबीर असफंदियार खान को देखते मद्दवास होते टॉवल स्टैंड से टॉवल उतारते जल्दी से खुद पर लपेट गई थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हिम्मत कैसे हुई आपके अंदर आने की? असफंदियार खान अबीर गहरे सांस लेते सुरख चेहरे के साथ गड़ाई थी। बीवी हो मेरी, मेरी औरत, मेरी अबीर, मैं कहीं भी आ सकता हूँ, इसके हिम्मत की नहीं बेशर्मी और ताकत की जरूरत है। और तुम जानती हो मुझ में बेशर्मी और ताकत कोट कोट कर भरी है। असफंदियार खान इसकी तरफ बढ़ता इसके गिरद दीवार पर अपने दोनों हाथ रखते मकसूर हो गया था। अबीर के सांसों की रवानी में इजाफा हुआ था। घुटनों से ऊपर तक आते टावल में मलबूस थी जिसे इसने सीने से एक हाथ से जकड़ा हुआ था। शावर से पानी गिरता इसे और असफंद यारखान को भगो रहा था। वो इसे गहरी निगाहों से देख रहा था। दोनों एक दूसरे को गहरी होती सांसों से देख रहे थे। असफंद यारखान ने खुमार ज़दा निगाहों से देखते इसके आर्स पर चिपकी इसकी गीली लटे हटाने के लिए हाथ बढ़ाया था। छूना मत असफंद यारखान। अबीर एक हाथ से इसका हाथ झटकते गिराई थी। अरे आजकल ते अबीर वक्री डोन बनी, यकीन करो। ठीक है सब कुछ माफी जो मर्द झुक गया वा तो फिर की चाहिए। ठीक होदियां गलतियां वा हुन, लेकिन देखो ना मियां बीवी आ रहना तो सारी जिंदगी उन्होंने इकट्ठे ही आ, तो फिर की है यार, ये वक्री आजकल अच्छू गुजर बनी। अगर मैंने तुम्हारे हाथों को जकड़ लिया तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगी, जैसे इस वक्त तुम्हें ऐसे देखते मुश्किल में मैं पड़ चुका हूँ। असफंद यारखान ने इसके टावल की तरफ इशारा किया जो इसने मुश्किल से ही एक हाथ से जकड़ा हुआ था। असफंद यारखान की बात पर वो इसे दोनों हाथों से जकड़ चुकी थी। असफंद यारखान इसके एक्ट पर गहरा मुस्कुराया था। बस हम तुम्हें देखा करें, बैठी रहो आगोश में। असफंद यारखान ने अबीर के आर्च पर चिपकी लेटे नरमी से पीछे की। अबीर गुस्से से चेहरा दूसरी तरफ फेर गई थी। जाने मन जाने जाना, छोड़िए भी सताना, हम इस जलन में कब तक जलेंगे। एक है जेड़ा जाना लफज ना तो मुझे शदीद नफरत है तो बार बार यही आएगा। असफंद यार खान इसका जबड़ा दबोच था, इसका चेहरा अपनी तरफ कर गया था। भीड़ अपने टावल को दोनों हाथों से जकड़े असफंद यार खान को देख रही थी, जो इसका जबड़ा दबोचते भीगते हुए इसे गहरी निगाहों से देखते इसके चेहरे पर अपनी तपश ज्यादा सांसें छोड़ रहा था। दोनों की आंखें एक दूसरे में खड़ी थी। कहने लगी बेचैनियां आप दूरियां हैं मुश्किल बड़ी, आपसे आरजू है आपसे है जिंदगी, आपके बिना हम कैसे रहें। असफंद भारी आवाज में बोलते इसकी गर्दन पर झुके बहुत शिद्दत से इसकी गर्दन को अपनी जुनूनी शिद्दतों से दागदार कर रहा था। अबीर बेबसी से इसका जुनून बर्दाश्त कर रही थी, वो कुछ भी कर सकता था। बेबसी के एहसास से इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अब अबीर के लबों पर झुक गया था। अबीर बिना मछली की तरह तरफ उठी थी। वो इसे खुद से दूर भी धकेल नहीं सकती थी। वो अपने टावर को बमुश्किल से जकड़े हुए थी। वो कभी भी जमीन बोस हो सकता था। वो बुरी तरह इसके शिकंजे में फंसी थी। वो इसके लब्बों को कंधारी करता इसके हल्के नीले आर्चज़दा गाल पर अपने लब रख गया था। वो बहुत नरमी से इसके नगोश चूम रहा था। अबीर गहरे सांस लेते भीगी आंखों से इसे देख रही थी। दूर हटो असफंद यार खान, मैं आपसे अपना कल हर रिश्ता तोड़ चुकी हूँ। अबीर गहरे सांस लेते चटकते हुए बोली। असफन इसकी बात पर इसका जबड़ा इसी लम्हे अपनी आईनी गिरफ्त में दबोच गया था। मिसेस असफन यारखान, ये रिश्ता तुम्हारे कहने से या तुम्हारे भाइयों के कहने से नहीं टूट सकता। तुम मेरी और मेरी ही रहोगी, जैसे मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मरते दम तक तुम्हारा रहूंगा।
असमंद इसका जबड़े दबोचते हुए गिराया था। आप मेरे नहीं है, मैं कल साबित कर चुकी हूँ, इसलिए सजा के तौर पर अब मैं भी आपके नहीं रहूंगी। अबीर मुश्किल टूटे लफ्जों से बोली थी। तुमने कहा था मैं ये साबित करूं अपनी पाकीज़गी, तो मैं तुम्हें बताता हूँ मिसेस अबीर खान, अगर तुम मुझे बदकार समझ चुकी हो तो मैं अपनी मुकद्दस किताब पर भी हाथ रखूंगा, तुम यकीन नहीं करोगी। मेरी पाकीज़गी, मेरी सच्चाई सबूतों में नहीं, तुम्हारे दिल में होनी चाहिए। असफान यार खान ने इसके दिल के मुकाम पर उंगली रखी। जैसे तुम्हारी पाकीज़गी की गवाही मेरा दिल देता है। तुम्हें दराम खान के साथ कमरे में देखकर, इसके साथ गाड़ी में देखकर मेरे दिल में तुम्हारे लिए मेला नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारी पाकीज़गी यहाँ मेरे दिल में थी। असफान, हाँ, मेला नहीं होया पड़ो दी, तू ता करती है, एक करके रखती। असफर ने अपने दिल पर उंगली रखते कहा, अगर एक जरा जितने भी मैल होता तो मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हारी जान ले लेता। मैं अब कभी तुम्हें अपने किरदार की गवाही नहीं दूंगा, मगर तुम्हें छोड़ूंगा कभी नहीं। जुदाई मुकद्दर रहे तो हंसकर सह लूंगा, अगर दस्तबरदारी मुकद्दर बनी तो एक गोली यहाँ मारूंगा। असफंद यार खान ने अपनी कमीज की पॉकेट से पिस्टल निकालती इसके दिल पर रखी। अबीर की आंखें खौफ से फैली थी, वो इसके दिल के मुकाम पर पिस्टल की नोक रखता इसे सुरख सर्द निगाहों से देख रहा था। और दूसरी गोली यहाँ अपने दिल पर मारूंगा। असफंद यार खान अब अपने दिल के मुकाम पर पिस्टल रख गया था। अबीर अपना टावल जकड़ता इसे गहरी होती सांसों से खौफजदा निगाहों से देख रही थी। निकलता पानी दोनों को भिगो रहा था। जरान से यही कहूंगी, तुम मेरी सजा तुम्हारी जुदाई है, तुम मुझे छोड़ने का सोच भी नहीं सकती। अगर ऐसा ना कहा तो कसम खाता हूँ इस हस्ती की जिनके कब्जे में मेरी जान है, तुम्हारी और खुद की जान ले लूंगा। असफान यार खान सख्त अंदाज में बोलता, अपनी पिस्टल अपनी पॉकेट में डालते लंबे लंबे ढक भरता वॉशरूम के दरवाजा खोलता चला गया था। शेराम बाहर के कमरे का दरवाजा खोलते कमरे में दाखिल हुआ। एक दरवाजा खोल के बाहर मुंह आंदे, एक दरवाजा खोल के अंदर मुंह जान दे, लेकिन लहदा लहदा कमरे से एक जना समझियो। तो वो दरवाजे में ही ठक ठक कर रुका था। वो ड्रेसिंग मिरर के आगे खड़ी अपने लंबे बालों को बैक से स्ट्रेट कर रही थी। डार्क मैरून कलर की पेटी वाली लॉन्ग फ्रॉक में मलबूस थी, जिस पर बहुत खूबसूरत काम हुआ था। नाव तक आती हैवी गोल्ड की माला पहन रखी थी। गले में गोल्ड का चोकर पहना हुआ था जिसमें मैरून जरकून चढ़े हुए थे। कानों में जरकून के भारी अवीजे पहने हुए थे। माथे पर खूबसूरत सी माथा पट्टी सजाई हुई थी। शाने पर एक साइड पर हैवी बॉर्डर वाला दुपट्टा डाला हुआ था। होंठों पर वो मैरून कलर की लिपस्टिक लगाए हुए थी। आंखों पर सॉफ्ट सा गोल्डन शेड लगाया हुआ था। आंखों के अंदर गहरा काजल लगाया हुआ था। कितना तफसील से सब कुछ दसिया। श्रीराम खानी से देखकर मिसमराइज होते पत्थर का बुत बन गया था। वो इतनी खूबसूरत और रुखसती की रात को भी नहीं लगी थी जितनी आज लग रही थी। आज तो अपने हुस्न में जन्नत की हूरों को मौत दे रही थी। अहम। शेराम खान के गले में गिल्टी से बढ़कर मधुम हुई थी। वो अपनी घनी मूछों पर हाथ फेरते अपनी भारी कदमों की दमक से पहाड़ी की तरफ बढ़ा। ड्रेसिंग मिरर में शेराम खान का अक्स देखकर पहाड़ी के स्ट्रेट करते हाथ एक पल के लिए कपकपाए थे, बल्कि वो पूरी की पूरी जी जान से कांप उठी थी। दूसरे पल वो बेनियासी बनी अपने हाथों और बदन की कपकपाहट पर काबू पाए अपना काम करने लगी। शेराम खान इसके करीब आते इसके गिर्द अपना हसार कायम करते अपने आईनी हाथों से ड्रेसिंग टेबल को जकड़ गया था। वो अपने चट्टानी चौड़े वजूद में पहाड़े को जैसे कैद किए हुए था। शेराम खान का मिरर में अक्स देखते इसके बदन से उठती मर्दाना स्ट्रॉन्ग खुशबू अपनी सांसों से घुलती महसूस करते पहाड़े खान की सांसें तेज हुई थी। इस यूनानी बातों जैसा हुस्न रखने वाले इंसान की मसोड़ खुशबू से इसकी सांसें जैसे रुक रही थी। हाथों में मजूस केरिंग हाथों में मजूस के टनड़ी बुरी तरह लर्ज उठा था। ये जिसके साथ बाल गोल गोल नहीं करते, लच्छे से बनाते बालों के, वो रुक गया था। इसका नाजुक बदन कपकपा उठा था। शिराम खान के तराशदा मूछे तले अनाबिल पहाड़े खान की साइड गर्दन को छूते इसके कान की लौ तक सफर कर रहे थे। वैसे कितने मजे का लफ्ज रहा है। बालों का वो गोल गोल नहीं करते, बल्कि लच्छे बना रहे। पहाड़े का पूरा वजूद जलजलों की जिद में आया था। वो इसके हसार में बुरी तरह कपकपा रही थी। शिराम खान ने मिरर में इसके खूबसूरत अक्स को देखते इसके कपकपाते बदन को हैरत से देखा था। वो इसके हसार में आज पहली बार कांप रही थी। इसके आर्ज जो सुलगते अब वो जरदई माइल हो रहे थे, मतलब पीले हो रहे थे। श्रीराम खान को खुद की तरफ संजीदगी से देखते पाकर पहाड़ की कपकपाती उंगलियां एकदम गर्म स्ट्रेटनर को छू गई थी। सस पहाड़े ने स्ट्रेटनर ड्रेसिंग टेबल पर पटकते अपनी उंगली दांतों तले दबाई। श्रीराम खान इसका रुख मोड़े, इसका हाथ पकड़े, इसकी जलती उंगली को अपने लब्बों में दबाते गीला कर गया था। बड़ा चंगा था लब्बी तो गिल्ली करन। बाहर ने ड्रेसिंग टेबल के साथ लगते अपनी आंखें मैच गई थी। शेराम खान इसकी मैच हुई आंखें देखकर गहरा मुस्कुराया था। शेराम खान की उंगलियां इसके खूबसूरत नकोश पर थरथरा रही थी। वो आंखें मैचे गहरे सांस ले रही थी। शेराम खान इसके नाजुक कमर में हाथ डालते इसे एक झटके से अपने करीब करते इसके अर्ज पर अपने दहकते लब रख गया था। बहार खान का नाजुक वजूद इसके हसार में बुरी तरह कपकपा रहा था।
शहराम खान ने इसके कपाते वजूद को देखते इसकी पेशानी पर अपनी उंगलियां रखी जहां पसीने की बूंदें चमक रही थी। बहारे क्या हुआ है? तुम कांप क्यों रही हो? और ये पसीने की बूंदें क्यों हैं? तुम्हारे बदन का टेम्परेचर तो नॉर्मल है। शहराम खान ने परेशानी से भारी आवाज में पूछा। नहीं तो तुम्हें ऐसे ही लग रहा है। मेकअप क्या है इसलिए पसीना आ रहा है। बहारे ने आंखें खोलते शहराम खान की आंखों में देखते हुए टूटे लफ्जों से बमुश्किल कहा। वो इसके लहजे की लड़खड़ाहट पर चूका था। बहारे इसके सार से जल्दी से निकलते ड्रेसिंग मिरर की तरफ मुड़ते इसमें देखते अपने मैरून लिपस्टिक से सजे होंठों पर दोबारा से लिपस्टिक लगाने लगी जो पहले ही तेज मैरून कलर से रंगे थे। वो अपने होंठों पर लिपस्टिक लगाते पर मुश्किल अपने हाथों की कपकपाहट छुपा रही थी। श्रीराम मिरर में इसके कपकपाते वजूद को बखौर देखते स्ट्रेटनर उठाए इसके बालों को बहुत नरमी से स्ट्रेट करने लगा। एकदम बाहर की ब्राउन शवाब बड़ी बड़ी आंखों में आंसू चमके थे। वो लिपस्टिक हाथों में पकड़े मिरर में नजर आते शहनाम खान को देख रही थी जो बहुत एहतियात से इसके लंबे बालों को स्ट्रेट कर रहा था। रहने दो शहनाम खान, मुझे इन बालों का जूड़ा बनाना है। पहाड़ी लिपस्टिक ड्रेसिंग टेबल पर रखते अपने लंबे घने बालों को हाथों से जूड़े की शक्ल में लपेट गई थी। शेराम खान स्ट्रेटनर टेबल पर रखते इसके पेट पर हाथ जमाता इसे अपनी चौड़ी पुश्त के साथ लगा गया था। छोड़ो मुझे शेराम खान। बहारिस के मजबूत हाथों की जकड़ अपने पेट से हटाते काट में लेटे बेहराम की तरफ बढ़ी। वो इसे कलाई से जकड़ते ड्रेसिंग टेबल से लगा गया था। पहाड़ की कलाई में पहनी चूड़ियों की खनक पूरे कमरे में गूंजी थी। जाने दो मुझे। पहाड़ नजरें झुकाए लड़सते लब्बों से बोली। श्याम ने इसके ड्रेसिंग टेबल पर अपने दोनों हाथ जमाते इसकी झील से गहरी स्याह काजल लगी आंखों में झांका। पहाड़ी के वजूद की कपकपाहट के साथ आंखों का गुलाबीपन बढ़ा था। कैसे जाने दे सकता हूँ तुम्हें जो किसी का सब कुछ लौट गया हो। शिराम खान इसके आर्स पर हाथ जमाते गमगीन लहजे में बोला। क्या लूटा है मैंने तुम्हारा? अभी तो मैंने कुछ लूटा ही नहीं है। लूटने वाले लूटने की फरियाद नहीं करते। फरियाद तब करता जब मैं सच में तुम्हारा सब कुछ लूट लूंगी। पहाड़ी नजर उठाए शिराम खान की आंखों में देखते स्पार्ट मगर भीगे लहजे में बोली। पहाड़ी की बात पर शिराम का बुर्जस्ता कैफा गूंजा था। पहाड़ी इसकी हंसी पर इसे नमजदा निगाहों से देखते सजाइया मुस्कुराई थी। अब क्या लूटोगी? मेरा दिल जान जिगर सब कुछ अपने नाम करवा चुकी हो। श्रीराम खान इसकी थोड़ी पकड़े भारी आवाज में बोला। तुम्हारा ये रूप देखते श्रीराम खान को एक बार फिर से तुमसे इश्क हो गया है। श्रीराम इसके आर्स पर अपने दहकते लब रखते इसके आर्स पर मौजूद दिल पर नरमी से दांत काट गया था। एक मर्तबा एक मर्तबा का तुम्हारा इश्क काफी है श्रीराम खान के लिए। रोज रोज बहारे खान से इश्क ना करूं। सह नहीं पाएगी बहारे खान तुम्हारा इश्क। बहारे श्रीराम खान की आंखों में भीगी आंखों से देखते कपकपाते भीगे लहजे में बोली थी। लब बुरी तरह कपकपा रहे थे। बहारे गुल को ही तो अपने श्रीराम खान से इश्क सहना था जो इसके लिए आसान नहीं होगा। बहुत जुदाई दी है तुमने मुझे, बहुत तरपाया है मेरी बहारे। मेरी आंखों में देखो तो पता चले तुमने मुझे अपना मजीद दीवाना कर दिया है। अब के शराम खान को तुम सहन नहीं सकोगे। शराम खान की खुमार आलूद लहजे में बोलते इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भर गया था। मैं सच में अब के शराम खान को सहन नहीं सकती। बहारे शराम खान की आंखों में देखते कांच सी हंसी थी। जब से तू है इस दिल में मेरी जान है मुश्किल में। महफिल में है तन्हाई तन्हाई है महफिल में। ये दुनिया अपनी प्रेम गली। आ गली में लग जा यार गले। हो जाए सारे दूर गिले। श्रीराम खान इसका चेहरा दोनों हाथों में थामे इसकी कान से भीगी आंखों में देखते भारी आवाज में गुनगुनाया था। पहाड़ी की आंखों की शबनम में इजाफा हुआ था। बस कर दो बहारे, खत्म करो ये सब, चली आओ मेरी ये गोश में। और ये दूरी का अजाब नहीं सह सकता। कल रात के बाद तो बिल्कुल नहीं। श्रीराम खान इसके आर्स पर अपना अंगूठा रब करते हुए मुलायमत से बोलते इसकी माथा पट्टी पर अपने लब रख गया। जो कहो तुम कर जाए। अब अभी यही जो तुम कहो अभी कर जाए। मर जाए एक दूजे का दिल मिट्टी से यार से यादों से भम भर जाए। पता नहीं कितना कितना दे शेर लिखते रहते। पहाड़ भी गीला में बोलते श्याम खान के गले में बाएं हमाल करते इसके लब्बों को अपने लब्बों में प्योसत कर गई थी। श्याम खान इसके एक्ट पर सेटल हुआ था। दूसरे लम्बे में इसकी कमर पर अपना हसार मजबूत कर गया था। वो इसके साथ सही नेल करते बुरी तरह कांप रही थी। शराब खाने से मजबूती से अपने हसार में जकड़ गया वरना कोई बाईद नहीं तो वो जमीन बोस हो जाती। वो इसके कपकपाते वजूद को नरमी से अपनी बाहों में उठाए बेड की जानिब खड़ा। इसे बेड पर नरमी से लटाए इस पर झुकते से गहरी गर्म निगाहों से देखा। वो गहरे सांस लेते भीगी आंखों से इसे देख रही थी। इसका जिस्म अभी भी लड़ज रहा था। शराब खान इसके पूरे वजूद पर घटा बनकर चाहे इसके कपकपाती टांगों को अपनी टांगों में लॉक कर गया था। क्या हुआ है बहारे, काम क्यों रही हो इतना? शराब ने एक बार फिर से इसकी पेशानी पर हाथ रखते परेशानी से पूछा जहां फिर से शबनम के कतरे चमक रहे थे। वो बर्फ की तरह ठंडी थी। मम्मा वो मम्मा शराम शराम। शराम बहारे के लब्बों से अपना नाम टूटे लफ्जों से सुने मजीद हैरान हुआ था।
पहली बार इसके लबों से इसका नाम टूट कर अदा हुआ था। क्या हुआ है? शराब ने इसके कपकपाते वजूद और इसकी जुबान की लड़खड़ाहट देखते उलझन भरे अंदाज में सर्द लहजे में पूछा, शराब कुछ नहीं। वो मम मुझे सर्दी लग रही है। शराब के सर्द लहजे पर पहाड़ की आंखों में खौफ सा लहराया था। पहाड़ की आंखों में खौफ देखकर शराब बुरी तरह चौंका था। शराब सच में मम मुझे सर्दी लग रही है, मम मुझे कंबल उड़ा दो। शराब खान की आंखों में उलझन और परेशानी देखते पहाड़े इसका कालड़ अपने कपकपाते हाथों में जकड़ गई थी। शराब तकिए पर लेटे इसका नाजुक कपकपाता वजूद अपने चौड़े सीने पर मुंतकिल करते अपने और इसके ऊपर कंबल अच्छी तरह ओढ़ गया था। अपने उत्ते क्यों भी? क्या हुआ मेरी बहारे? शराब खान इसके बालों में नरमी से उंगलियां फेरते इसके पेशानी पर अपने लब रख गया था। बहारे इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ती आंखें मूंद गई थी। पलकों की बाढ़ से आंसू गिरते शराब खान की स्याह शर्ट को भिगो रहे थे। शराब खान इसे सख्ती से अपने सीने में बेटे इसके बालों में नरमी से उंगलियां फेरे इसकी माथा पट्टी पर बार बार अपने लब रख रहा था। शराब खान ने पानी का गिलास अपने सामने बेड पर बैठी बहारे को पकड़ाया। बहारे ने शराब की चौड़ी हथेली से गोलियां उठाए मुंह में रखते पानी से निकली थी। शराब गहरी निगाहों से परेशानी से देख रहा था इसे। वो कुछ अजीब बिहेव कर रही थी। इसके पास आने पर इससे दूर नहीं झटक रही थी, ना तंज की तीर चला रही थी। इसके जरा सा संजीदगी से देखने पर वो परेशान होते पूरी तरह कांपने लगी थी। अगर तुम इजी नहीं हो तो मैं कमरे में नहीं रहूं। बाहर जाने की जरूरत नहीं। मैं बेहराम को बाहर ले जाता हूँ। शराब ने इसे बगौर देखते कहा कि अगर तुम इजी नहीं हो तो कमरे में रहो, बाहर जाने की जरूरत नहीं। मैं बेहराम को बाहर ले जाता हूँ क्योंकि उसका आज अकीका है ना। नन नहीं, मैं अब ठीक हूँ। रात तुम्हारी शिद्दत सहते मेरी तबीयत खराब हो गई। टेम्परेचर था। रात को मुझे मैंने पर्दा नहीं की। रात को मुझे टेम्परेचर था लेकिन मैंने परवाह नहीं की। लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहाड़ ने गहरे सांस लेते जैसे वजाहत देते शराब की उलझन दूर करने की कोशिश की। शराब इसकी बात पर गहरा मुस्कुराया, तो तुम वाकई में ठीक हो ना बहारे? शराब ने नरमी से कहते इसके अर्ज पर हाथ रखते नरमी से इसके माथा पट्टी पर लब रखे। पहाड़ ने इस बात में सर हिलाया था। चलो फिर अपने बेहराम को लेकर बाहर चलते हैं, मोड़ इंतजार कर रही है। शराब ने कहते उसकी कलाई नरमी से पकड़े बेड से उठाया। वो इसे लिए ड्रेसिंग मिरर की तरफ बढ़ा था कि ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी मैरून लिपस्टिक मुस्कुराते हुए इसे पकड़ाई। बहारे लिपस्टिक पकड़े इसे अपने होंठों पर लगाने लगी। किन्नी को बार लिपस्टिक लगानी। बहारे ने लिपस्टिक अच्छी तरह लगाई, ड्रेसिंग टेबल पर रखी। शराब ने इसका दुपट्टा बेड से उठाया, इसके सर पर अच्छी तरह दिया। वो मैरून कामदार दुपट्टे के हाले में चांद की तरह दमक उठी। उफ, मेरी बहारे, आज तो तुम हमारी रुखसती की रात से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। आज रात तुम्हें मेरी शिद्दत से फिर से बुखार हो जाना है। तुमसे बेहद मोहब्बत करने के बावजूद तुम पर रहम नहीं खाऊंगा। शेराम गमगीन लहजे में बोलते से अपने सीने में भेज चुका था। शेराम ने पहाड़ी की धड़कनों को अपने सीने में बजते महसूस करते से खुद से अलहदा किया। वो नजरें झुकाए खड़ी थी। इसके वजूद में अब भी कपकपाहट थी। शेराम इसे बखूर देके इसकी पेशानी पर लब रखते से अपने बाजू के हिसार में लिए बेराम के काट की तरफ बढ़ा, जो काट में लेटा कब से खेल रहा था। वो इसे काट से उठाए अपने सीने से लगा गया था। आज तो मेरे बेराम ने बाबा के साथ ट्विनिंग की है। बेराम को ब्लैक कलर के ड्रेस में देखते शराब ने मुस्कुराते हुए इसके आर्स पर अपनी मूछें रगड़ी। वो इसी लम्हे गला फाड़ कर रोने लगा। बिल्कुल अपनी माँ पर गए हो। शराब ने बहाड़े को देखते मुस्कुराते हुए कहते बहाड़े को बेराम को सीने से लगाए दरवाजे की तरफ बढ़ा। जरान खान लाउंज में सोफे पर बैठे अपनी हल्की गनी बेड पर हाथ फेरते अपने सामने बैठी अब्रिश को गहरी निगाहों से देख रहा था। जरान इस वक्त ब्लैक शलवार कमीज पर ब्लैक शाल कंधों पर डाले हुए था। इस वक्त लाउंज में अमीना खानम, रोजनिया खानम, जिल्लिया नया, जरताज, अबीर, हूर सब भी घर वाले मौजूद थे। मेहमानों के आने में अभी वक्त था। जरान मुस्कुराहट हुआ अपनी हल्की गनी बियर्ड उंगलियों से मसलते अब्रिश को गहरी गर्म निगाहों से देखते आंखों से जोमैनी इशारे कर रहा था। वो सबके सामने जरान की गहरी गर्म निगाहों और जोमैनी इशारों से गुलाब की तरह सुर्ख पड़ रही थी। मगर जरान को जवाबन मुस्कुराती निगाहों से देख रही थी। वो इसके सामने जाहिर कर रही थी कि वो इसके एक्ट पर बिल्कुल नहीं शर्मा रही। वो पूरी पूरी बेशरम बनी हुई है। जरान इसके अंदाज पर बमुश्किल अपने कैरेक्टर पर काबू पाए हुए था। मोड़े जरान ने अब इसको गहरी गर्म निगाहों से देखते अमीना खानम को पुकारा। बोलो बच्चा। अमीना खानम ने दरख्शां को हिदायत देते जरान को देखा था। सुना है आपके जमाने की औरतें में बहुत शर्म होती थी। जरान की बात पर अब्रिश ने सटपटाते हुए अमीना खानम को देखते सबको देखा था। अब्रिश की रंगत फाक हुई थी। बच्चा, औरत तो शर्म का कहना होता है। जिस औरत में शर्म ना हो वो औरत ही कहाँ है। अमीना खानम की बात पर जरान का बुलंदो बांग कहका गूंजा था। अम्बरीश की रंगत सुर्ख दहाड़ी हुई थी। दूसरे लम्हे में सोफे से उठती तेजी से किचन की तरफ बढ़ गई थी। जरान गहरा मुस्कुराते हुए सोफे से टेक लगा गया था। शेराम बेहराम को गोद में उठाए और बहारे को अपने बाजू के हल्के में लिए लाउंज में दाखिल हुआ था। माशाअल्लाह, मीना खानम ने सोफे से उठते बेहराम को गोद में उठाए, इसकी पेशानी पर अपने लब रखे। रजनिया खानम ने सोफे से उठते अपने हाथों में नोटों की गड्डी पकड़ बेहराम पर मारते पास खड़ी मुलाजमों को पकड़ाए थे।
अल्लाह नजर बद से बचाए हमारे नवासे को। हुसैनिया खानम ने दुआ देते बेराम को अमीना खानम से पकड़ा। अमीना खानम ने अपने हाथों में पकड़े नोट शराम बहाड़े पर वारते मुलाजमों को पकड़ाए थे और बेराम से इन्होंने अलग से पैसे वारे थे। शराम ये सब देखते मुस्कुराते हुए बहाड़े को अपने बाजू के हिसार में लिए इसकी पेशानी पर अपने लब रख किया था। पहाड़ इसके यूं सबके सामने पास आने पर सुरख हुई थी। शराम के एक्ट पर सबके लब्बों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। रोशनिया खानम के लब्बों पर मकरूर मुस्कुराहट गहरी हुई थी। पूरी हवेली में शराम ऐसा ही था, जो सबके सामने अपनी बीवी से ऐसे प्यार जताता था। अभी भी वो किसी की परवाह किए बगैर पहाड़े को अपने बाजू के हिसार में जकड़े हुए था। असमन जो अपने कमरे में ब्लू शलवार कमीज पर स्वेर शाल ओढ़े सीढ़ियां उतरते लाउंज में दाखिल हुआ था। शराम का एक्ट देखते से घूरते हुए जरान के साथ सोफे पर बैठा। साला कमीना। असमन ने पहाड़े को इसके हसार में देखकर गुस्से से दांत पीसे थे। सामने बैठी अबीर को देखकर वो फड़ जला था, जो स्याह कलर मैक्सी पहने हुए थी जिस पर ब्लैक ही दुपट्टा सर पर जमाए हुए थी। नेट के दुपट्टे से इसके सुनहरी बाल झलक रहे थे। लाइट मेकअप किए वो असमन यार खान के सीधा दिल में उतर रही थी, मगर इतना ही इससे दूर थी। इसे देखते अमीर का चेहरा सर्दो सपाट हुआ था। हसरता रह गईया तेनू अपना बना दे, हसरता रह गईया। सरान ने सोफे से टेक लगाए। असफल यार खान के तासरात देखते इसे आंख मारी दी। साला भी कमीना, दोस्त भी कमीना। असफल यार खान ने सरान की गर्दन पर निशान देखते भड़बड़ जलते कहा। जरान ने असफल की बात पर बुलंदो बांग के एकफा लगाया था। मेरी जान हसद मत कर, मेहनत कर। जरान ने तंजिया कहते असफल को फिर से आंख मारी थी। बकवास बंद कर अपनी, तेरे जैसे दोस्त के होते दुश्मन की क्या जरूरत है मुझे। असफल ने अबीर को गहरी निगाहों से देखते जरान को घूरते लफ्ज चुमाए थे। तेरे बारे में मेरी भी यही राय है। जरान ने अब सामने देखते संजीदगी से कहा। खत्म कर फिर ये दोस्ती का रिश्ता, जलील कमीने दोगले इंसान। असफल यार खान ने जरान के संजीदा चेहरे को घूरते शोला पर लहजे में कहा। जल्द खत्म करूंगा हर रिश्ता, तू देखता जा। अच्छी तरह जानता है तू मुझे मैं कैसा मुंतकिम मिजाज बनता हूँ। मेरा डसा पानी नहीं मांगता। तुझे भी वहां मारूंगा जहां पानी नहीं मिलेगा। सरान ने सर्द लहजे में कहते असफन को सर्द नजरों से घूरा। ठीक कहा, ऐसी जगह ही चूज करनी चाहिए जहां पानी की एक बूंद ना मिले और तू तड़प कर मर जाए। असफन यार खान ने सिलकते लहजे में जवाबी कार्रवाई की थी। अभी तू तड़प तो रहा है। जरान ने सोफे से टेक लगाते मम्मम सा मुस्कुराते हुए पीर को देखा, जिसे देखते असफन यार खान शोलों की तरह दहक रहा था। कह सकता है तू, कट्टा तो मेरा ही है। असफन यार खान ने जरान की गर्दन पर निशान देखते एक बार फिर से जलते हुए लफ्ज चुभाए थे। मैंने काटा है क्या? जरान ने असफन यार खान की तरफ देखते सजाइया मुस्कुराते हुए आईब्रो झुकाए थे। असफन जवाबन जरान को घूरते से लगती निगाहों से अबीर को देखने लगा, जो हूर की से बातें करते हंस रही थी। इसे हंसते देखकर वो मजीद जल रहा था। कल से वो शोलों में गिरा था, एक पल के लिए चैन नहीं था। वो थी कि बनी संवरनी हंस रही थी। वो सच में स्वाग पठानी थी, जैसे इसकी जरा परवाह नहीं थी। अभी तूने मेरी कमीनगी देखी नहीं, अभी तुझे दिखाता हूँ। फिर गेस्ट हाउस में बैठे ये राग अल बताता हूँ। साला भी कमीना, दोस्त भी कमीना, दोनों साले ही कमीने। जरा ने असफल यार खान की नजरों के हिसार में अबीर को देखते ठंडे लहजे में टोंट किया। बकवास बंद कर अपनी, तुम दोनों सालों के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। असफन जवाबन इसे देखते गिराया था। अच्छा तो ऐसी बात है, फिर देख मेरी कमीनगी। जरान ने असफन को तंजिया मुस्कुराते हुए देखते आंख मारी। असफन यार खान ने सर्द गजीली निगाहें इस पर गाड़ी थी, जो पता नहीं कौन सी कमीनगी दिखाने जा रहा था। अबीर बच्चा इधर आना। जरान ने मुस्कुराते हुए शहद लहजे में अबीर को पुकारा। जी लाला आती हूँ। अबीर जरान सोफे से उठती जरान की तरफ बढ़ी। जी लाला, अबीर ने जरान के पास आतिश वालिया लहजे में पूछा। माशाल्लाह, मेरा बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है। जरान ने कहते अबीर को अपने बाजू के हल्के में पड़ते इसके बालों पर अपने लब रख गए। थैंक यू लाला, अबीर जरान के सीने से लगता मुस्कुराते हुए बोली थी। असफल यार खान ये देखते बेचैनी से पहलू बदल कर रह गया था। जरान के पहलू में वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी, वो पूरी तरह सिलगा था। मेरा बच्चा इतना खूबसूरत लग रहा है कि दिल कर रहा है हजारों रुपए वार दूं, वो भी कम हो। जरा ने अपनी कमीज की पॉकेट में हाथ मारते हुए 5-5 हजार के कई नोट निकाल कर बीर के सर से वारे थे। असफल यार खान से मजीद बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अपनी स्पार्क पठाने पर किसी का हक बर्दाश्त नहीं कर सकता था, अपने कमीने साले का तो बिल्कुल नहीं। वो अपनी गनी बेड पर हाथ फेरते सोफे से उठा। तुम्हारे नजदीक तुम्हारी बहन की ये वैल्यू हो सकती है कि तुम इस पर चंद हजार वारो, मगर मेरी बीवी की वैल्यू नहीं है। असफल अरकान ने कहते हुए अबीर को जरान की कलाई से निकाले अपनी तरफ खींचा था। अबीर असफल अरकान के चौड़े सीने से आंख समाई थी। लाउंज में बैठे सबकी नजरें अब असफल अरकान पर थी। शराम खान जो पहाड़े और अमीना खान के साथ सोफे पर बैठा था, सोफे की टेक छोड़कर सीधा हुआ। अबीर असफल अरकान को सख्त निगाहों से देखते इससे दूर हुई। असफल अरकान ने इसकी कमर में हाथ डालते इसे अपने मजीद करीब कर गया था। अबीर सबके सामने खपत का शिकार हुई थी, वो सबके सामने इसकी कमर में हाथ डाले हुए था। शिराम खान ये देखता सोफे से उठने लगा।
अमीना खानम शेराम खान की थाई पर हाथ रखे से आंखों से देखते इशारे से मना कर गई। शेराम मुठिया दबोचे खुद पर काबू पा गया था। अपने बेटे बेहराम के कीके पर वो बदमजीदगी नहीं चाहता था। अभी रसपने अरकन की हरकत पर कंधारी की तरह सूरत पड़ रही थी। वो सबके सामने से कमर से जकड़े खड़ा था और इसे गहरी निगाहों से दीवाना वार देख रहा था। जरान अपने गनी बेड पर हाथ फेरते असफनी अरकान को संजीदगी से देख रहा था। असफनी अरकान ने अपने कमीज की पॉकेट से 5-5 लाख की 2 गड्डियां निकालते इनको इन पर से वारते पीठ के सर से वारते हुए फेंकी थी। इनको अनपिन करते मतलब कि वो पिन होती है ना 5 लाख की गड्डी, उसके ऊपर एक चढ़ा होता है, वो क्या कहते हैं उसको, रिबन सा, उसको उतार के उसने वार के जी दे दिया 10 लाख रुपया। कल्ला पीट दो तो ही वार था। बल्ले बल्ले। लाउंज में हर तरफ नोट बिखरे थे। रजनिया खान ये देखते फटफट चली थी। वो हसत से शोला बार निगाहों से भीड़ को देख रही थी। जिन्ना इन्ना कोई पैसा मैं लाया सा पाकिस्तान का कर्जा ला सकते हैं लोग जिस पर इनका बेटा जान छिड़कता था। सारी दुनिया की दौलत भी अपनी बीवी पर वार दूं वो इसके हुस्न के आगे कम है। असफर ने कहते बीर के पेशानी पर लब रखते शराब को तंजिया निगाहों से देखा, जैसे सर की निगाहों से देख रहा था। अबीर लब काटते नजरें झुकाए सूरत सी खड़ी थी। असफर इसकी झुकी लड़सती पलकों को बखौर देखते अपनी शाल कंधों पर झलकते वहां से चला गया था। साला कमीना, मुझसे 2 हाथ आगे है ये तो। जरान ने इसकी पुश्त को घूरते जमीन पर बिखरे नोटों को देखते दांत पीसे जरान ने शुक्र अदा किया था। अब्रिश इधर नहीं है वरना इसका किचन में किया हुआ एक्ट पानी में जाता। पहले अरहाम से मुकाबला कर रहा था, पसपन अरहाम से करना पड़ता। जरान अपनी गनी बियर्ड पर हाथ फेरते तेजी से लाउंज में दाखिल निकल गया था। फार्म हाउस का बड़ा सा लॉन जो एकड़ पर मुश्तमिल था, वहां अरहम खान ने पार्टी थ्रू कर रखी थी। जगह जगह आग के अलाव रोशन किए हुए थे। बारबेक्यू मुख्तलिफ किस्म के खाने लाइव बन रहे थे। सालम बकरों को रोस्ट किया जा रहा था। अरहम ने अपने हर जानने वाले अपने दोस्तों जरान असफंद और शिनाम खान के दोस्तों को आज की पार्टी में इनवाइट किया था। फार्म हाउस के लॉन में एक तरफ आग के अलाव के गिर्द मुख्तलिफ लोग फनकार रक्स कर रहे थे। ऊंची आवाज में म्यूजिक ऑन था। अनहाम खान सफेद कराते शलवार कमीज में मलबूस अपने कंधों पर स्किन शाल डाले हुए अपने दोस्तों के साथ दरमियान खड़ा बातें कर रहा था। इसी वक्त जरान स्याह शलवार कमीज में मलबूस जिस पर कंधों पर स्याह शाल कंधों पर डाले फार्म हाउस में दाखिल हुआ। अनहाम मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ते से गले से लगा गया था। मेरा शेर आया, अब आएगा पार्टी का असल मजा। फीकी थी तेरे बगैर यार, कहाँ थे तुम? अनहाम मुस्कुराते हुए जरान से अलग हुआ। आपको मौत दे रहा था, जरान ने अरहम को देखते मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? अरहम ने उलझन भरे लहजे में इस्तफार किया। लल्ला, आपको मतलब समझाया तो आपके भारी मुक्कों के वार में नहीं सह सकूंगा। जरान ने 2 महीने 10 में कहते अपने हल्की घनी बियर्ड पर हाथ फेरा था। तेरे 2 महीने जुमलों का जिस दिन सच में मैंने मतलब निकाल लिया, तेरा पता मिनिस्ट्री से सबसे पहले खारिज करवाऊंगा। अरहम ने संजीदगी से जरान को घूरा। अरहम की बात पर जरान का बुरजस्ता कैकफा गूंजा था। आजकल तेरे कैकफे ज्यादा बुलंद नहीं हो रहे। अरहम ने जरान की गर्दन पर पड़े नशनात को शोला भर निगाहों से घूरते लफ्ज छुपाए थे। क्या हुआ लल्ला, क्या देख रहे हैं? जरान ने अरहम की नजरें अपनी गर्दन पर देखते हुए उलझन भरे लहजे में संजीदगी से पूछा। इसने कुछ देर पहले अपने दोस्तों को भी अपनी गर्दन को घूरते देखा था। अब अरहम खशमगीन निगाहों से घूर रहा था। तेरे कैकवे क्यों गूंज रहे हैं सब समझ आ गई है, लेकिन कुछ चीजों का पर्दा अच्छा होता है, वो भी बात जब अपनी औरत अपनी इज्जत से जुड़ी हो। अपनी गर्दन पर जो तमंगे सजाकर फकड़ियां फिर रहे हो इसे छुपा लो तो अच्छा होगा, वरना सच में तेरा नक्शा बिगाड़ दूंगा। अरहम संजीदगी से कहते जरान को घूरते हुए अपने दोस्तों की तरफ बढ़ा था। जरान ने लब पेट अपनी गर्दन रब करते सर को झटकते अपनी शाल का मफलर बनाकर गले में जल्दी से डाला। वो बुरी तरह लपेट गया था। इसे अब पता चला था कि किचन में हुए कारनामों की बदौलत सब इसे घूर रहे थे। वो सच में खपत का शिकार हुआ था। अपनी औरत पर बात इसे भी पसंद नहीं थी। जरान सर को झटकते अरहम को और अपने दोस्तों की तरफ बढ़ा। एकदम फार्म हाउस में फायरिंग की शदीद खौफनाक आवाजें गूंजी। इसके भारी कदम ठहरे थे। शेनाम अपने दर्जनों दोस्तों के साथ हवाई फायरिंग करते दाखिल हुआ। वाह वाह। ये देखते अरहम खान जरान और बाकी दोस्तों ने भी अपनी पिस्टल निकाले हुए हवाई फायरिंग शुरू कर दी थी। यार मुझे बहुत शौक है हवाई फायरिंग करने का। बड़ी बड़ी की भी यार, लेकिन अपने ब्याह तो इतना ही करनी है एंट्री पूरी यहाँ पार थे ना लोग, अगले दिन थाने बैठे होना पूरा फार्म हाउस गोलियों की खतरनाक आवाजों से गूंज उठा है। अच्छा मैं क्या लगता कोई नवा पंगा पै गया, लेकिन शुक्र है नहीं हुई, हाले तक नहीं कोई पंगा पिया। अरहम ने फायरिंग करते अपनी जेब से नोटों की गड्डियां निकालकर जरान और शिराम से बाहर फेंकी थी। लल्ला। शिराम खान आगे बढ़ता खुशी से अरहम के गले लगा। अरहम इसे सख्ती से खुद में भेज गया था। मेरी जान के टुकड़े। अरहम इसकी कमर थपथपाता हुआ बोला था। शिराम मजीद सख्ती से अरहम के गले लगा था। अरहम से अलग होते शिराम खान जरान की तरफ बढ़ा, मगर यकदम वहीं पर रुक गया था। अरहम खान ने दोनों को संजीदगी से देखा, जो एक दूसरे को संजीदगी से देख रहे थे।
شیرام خان نے زران کو دیکھ اپنی پسٹل سے ہوائی فائر کیا. اس کے دوست پھر سے ہوائی فائر کرنے لگے. او کا اچھا بادشاہ شیرام خان یوزی پیدا شباڑم شیرام خان. پتہ نہیں انہوں نے کچھ پشاوری چ کچھ کیا جدی مجھے بالکل نہیں سمجھ لگی نہ بولنی آتی. مطلب تنوں میں سمجھا دینا ہوں. فائرنگ کرو خوشی کا موقع ہے. شیرام خان ایک بیٹے کا باپ ہے. میرا بہرام بہرام شیرام خان. شیرام خان پشتوں میں اونچی آواز میں چیختے ہوئے اپنے دوستوں کی طرف بڑھتے ان کا ساتھ دیتے ہوائی فائرنگ کرنے لگا. زران نے گہرا سانس لیتے اپنی پسٹل نکالتے شیرام کی خوشی کا ساتھ دیتے فائرنگ کرنے لگا. ارحم خان ہاتھ میں ڈونگ کا گلاس لیے اپنے دوستوں سے باتیں کر رہا تھا. یک دم فارم ہاؤس میں شور اٹھا تھا. بہت سی گولیوں کے چلنے اور شور کی آوازیں سنی تھی. ارحم خان نے سامنے نظریں درائی. حیدر خان براؤن مردانہ شال کندھوں پر ڈالے درجنوں گارڈز کے ہمراہ اندر داخل ہوا تھا. ارحم خان زندہ کی اشتعال کے مارے رنگت سرخ ہوئی تھی. اس کے کتنے گارڈز زخمی پڑے تھے جسے حیدر خان کے گارڈز نے مارا تھا. لو پہ گیا پنگا. باقی گارڈز پر حیدر خان کے درجنوں گارڈ بندوقیں تان کر کھڑے تھے. پارٹی میں آئے ہوئے تمام لوگ حیدر خان کی طرف متوجہ ہوئے تھے. ارحم نے اپنے جبڑے بھیجتے ہوئے اپنی پچھلی گردن رب کی تھی. وہ یہاں آئے گا اسے توقع نہیں تھی. حیدر خان آگے بڑھتا. ارحم خان کا گریبان جکڑ گیا تھا. ارحم خان نے جواباً حیدر خان کے جبڑے پر مکہ مارا. حیدر خان اسی لمحے اپنی پسٹل اس پر تان گیا تھا. حیدر خان کے بہت سارے گارڈز نے بھی ارحم خان کو اپنے حصار میں لے لیا تھا. یہ دیکھتے پارٹی میں آئے ہوئے ارحم کے دوست جلدی سے ارحم کی طرف بڑھے تھے. حیدر خان کے گارڈز نے ان پر بھی بندوقیں تانے انہیں آگے بڑھنے سے روکا تھا. فارم ہاؤس میں اب میوزک بند ہو چکا تھا. منو پہلے ہی پتا سی اے خان زادے دی کوئی پارٹی ہوئے تو اچ پنگا نہ پوے کتے لکھیا. لوگ فنکار رقص کرنا بند کر چکے تھے. سب خاموشی سے ارحم اور حیدر کو دیکھ رہے تھے. زران کو ضروری کال سنتے فارم ہاؤس کے پچھلے لان کی طرف گیا ہوا تھا. شیرام خان اپنے دوستوں کے ہمراہ فارم ہاؤس کے اندر موجود تھا جہاں تیز آواز میں ابھی بھی میوزک بج رہا تھا. تیرا کام تمام ہو گیا. تیرے سینے میں آج پورے سوات کے سامنے گولیاں ماروں گا. ارحم خان حیدر خان ارحم خان کے سینے پر پسٹل تانے گڑایا تھا. پتا ہے کیوں میں نے آج کے دن انتخاب کیا؟ تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ حیدر خان کی پاور کیا ہے. دیکھ لو پاور میری. اب بتاؤ میرے بیٹے اور میری خانم کہاں ہیں؟ حیدر خان ارحم پر پسٹل تانے غصے سے چیخا تھا. چھ 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 اتنی پاور ہونے کا کیا فائدہ کہ حیدر حاکم خان اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو ہی تلاش نہ کر سکا. ارحم حیدر خان کی آنکھوں میں دیکھتے تنزیہ مسکرایا. ارحم خان حیدر تیش و اشتعال سے گر جاتا. چیخ جتنا چیخ سکتا ہے چیخ مگر تو کچھ بھی کر لے تو میری بہن اور اپنے بیٹے کو تلاش نہیں کر سکے گا. وہ تجھے اب کبھی نہیں ملیں گے. تو مجھے نہیں جانتا حیدر خان. میرے رشتوں کو جو تکلیف دیتا ہے اس پر ارحم خان زیادہ قہر بن کر نازل ہوتا ہے. ارحم غصے سے گر جاتا. حیدر خان نے سرخ آنکھوں کے ساتھ ارحم کو دیکھتے گہرے سانس لیتے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھایا تھا. یک دم فارم ہاؤس میں پھر سے شدید قسم کی فائرنگ ہونا شروع ہوئی تھی. حیدر خان نے پیچھے مڑ کر دیکھا. اسفند یار خان اپنے گارڈز کے ہمراہ اندر داخل ہوا تھا. اسفند یار خان کے درجنوں گارڈز حیدر خان کے گارڈز پر بندوقیں تان چکے تھے. اسفند یار خان اپنی پسٹل سے ہوائی فائرنگ کرتا ارحم کے سامنے آتا. حیدر خان پر پسٹل تان چکا تھا. حیدر خان میرے لالا کو تو جان چکے ہو. اب مجھے جان لو. میرے رشتوں کو کوئی بھی آنچ آئے اس سے پہلے اسفند یار خان اپنا سینہ آگے کرتا ہے. تجھے کچھ نہیں کہوں گا. تم میری بہن کا شوہر ہے. تیری سلامتی کی میں آج ضمانت دیتا ہوں مگر میرے لالا کو تو آنچ نہیں پہنچا سکتا. اسفند یار خان نے حیدر خان کی آنکھوں میں دیکھتے کرایا. ٹھیک ہے پھر پہلے تیری جان لوں گا. حیدر خان پاگل ہوتا چیخا تھا. فرشتے اور اس کے بیٹوں کی جدائی سے پاگل کر چکے تھی. حیدر خان زران کی گڑے طرح آواز گونجی تھی. فارم ہاؤس میں موجود سب زران خان کی طرف متوجہ ہوئے تھے. اسفند یار خان کو ایک آنچ بھی پہنچی میں تیرا وہ حال کروں گا تیری سات پشتے یاد رکھیں گے. یار یہ ہوئی نا دوستی. زران اسفند یار خان پر پسٹل تانے دیکھتا پاگلوں کو چیختے اس کی طرف بڑھا تھا. حیدر خان نے اپنی پسٹل مسلتے اپنی کن پٹی مسلتے زران پر پسٹل تانی تھی. وہ اپنے حواس کھو رہا تھا جیسے فرشتے اور بچے اس کی زندگی تھے جسے وہ ایک مہینے سے پاگلوں کی طرح تلاش کر رہا تھا مگر ایک سراغ نہیں حاصل کر سکا تھا. رک جاؤ حیدر خان. شیرام خان جو فارم ہاؤس کے فرسٹ فلور کے ٹیرس پر موجود تھا یہ دیکھتے اس نے ٹیرس سے چیختے ہوئے چھلانگ لگائی. وہ اپنی پسٹل پکڑے بھاگتے ہوئے حیدر خان کی طرف بڑھا. اپنی پسٹل پیچھے کر حیدر خان ورنہ تم مجھے نہیں جانتا. میں تیرے ساتھ اپنے کسی بھی رشتے کا لحاظ نہیں کروں گا. میرا لالا جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں مگر جو میں کہتا ہوں وہ کرتا ہوں. تیرے چیتھڑے اڑا دوں گا. پسٹل پیچھے کر. شیرام خان زران پر پسٹل تانے دیکھتے بھوکے بھیڑیے کی مانند پوری قوت سے ہلکے بل دھاڑا تھا. حیدر خان گہرے سانس لیتا سب کو دیکھ رہا تھا. ارحم اسفند یار خان زران اور شیرام اس اپنے حصار میں لیے کھڑے تھے. تہاڈے کولوں کلا ایک نہیں سنبھالیندا او چار چار ہے. حیدر تو بچاواں لے. اسفند اور شیرام اس وقت پسٹل تانے ہوئے تھے. تم سب سالوں کو دیکھ لوں گا. ایک بار میری خانم اور میرے بیٹے مل جائیں پھر وہ دن میرا ہوگا.
याद रखना अरहम खान ज्यादा ढूंढ लूंगा मैं इसे, फिर तू इसे देखने को तरसेगा। हैदर खान अपनी पिस्टल अपने कमीज की पॉकेट में डाले सर्द लबो लहजे में बोलते हैं, अरहम के मुकाबले आया था। एक डील करते हैं हैदर खान, अगर मेरी बहन तुझे मिल गई मैं कभी तेरे रास्ते में नहीं आऊंगा, अपनी बहन की एक बार फिर से रुखसती करके तेरे हवाले कर दूंगा। अरहम हैदर खान की सूरत बेबस आंखों में देखते मुस्कुराया। अरहम की तंसिया जलाने वाली मुस्कुराहट पर हैदर खान की आंखों की सुर्खी पड़ी थी। लेकिन अफसोस, ऐसा कभी नहीं होगा, वो तुझे कभी नहीं मिल सकती। अरहम खान हैदर खान की तरफ मत देखते गहरा मुस्कुराया था। ढूंढ लूंगा, पताल की तहों में भी छुपी होगी तो मैं इसे ढूंढ लूंगा। इससे पहले तुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, लेकिन सच कह रहा हूँ, इसके बाद तुझे भी तेरी बहन की शक्ल नहीं देखने दूंगा। ये वादा है हैदर हाकम खान का। हैदर ने आराम खान के शाल से नागिरदा मिट्टी झाड़ी थी। दूसरे लम्हे वो अपने गार्ड्स को इशारा करते तेज तेज कदमों से आगे की जानिब बढ़ा। श्रीराम खान ने पिस्टल की नोक हैदर खान की पुश्त पर गाड़ते ट्रिगर पर उंगली रखी थी कि अरहाम ने आगे बढ़ते श्रीराम खान का हाथ पकड़ते पिस्टल का रुख आसमान की तरफ कर दिया। फायर की आवाज पर हैदर खान के कदम रुके थे, फिर वो तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गया था। क्या कर रहे थे तुम शेराम खान? हैदर खान फरिश्ते का शोहर है, इसके बेटों का बाप है। अरहम शेराम को घूरे चीखा। शेराम हैदर पर गोली चलाने लगा था, वो बेयकीन हुआ था। लल्ला, वो इंसान हमारी फरिश्ते के लायक नहीं है, इसकी मौत देने देते मुझे। वो मेरे रिश्तों पर, मेरे अपनों पर पिस्टल ताने खड़ा था, इसकी इतनी हिम्मत! श्याम गुस्से से पागल होता चीखा था। इसका क्या करना है मुझे अच्छी तरह पता है, अपने गुस्से को कंट्रोल करो। अरहाम ने सड़ती निगाहों से श्याम को घूरते तंबिया की। श्याम कुछ पल अरहाम को सुरख आंखों से देखता रहा। आह! श्याम ने चीखते वो पिस्टल जमीन पर मारी थी और लंबे लंबे ढक पड़ता वो फार्म हाउस के अंदर की तरफ बढ़ गया था। श्याम! अरहाम ने इसे सर्द आवाज में पुकारा। जाने दे लाला, थोड़ी देर बाद इसका गुस्सा उतर जाएगा, जानते तो हैं आप इसे। जरा ने अरहाम के कंधे पर हाथ रखने से तसल्ली दी थी, जो श्रीराम को देखते परेशान हुआ था। माजरत करते हैं, सबसे ये सब चलता रहता है, प्लीज कैरी ऑन। जरान ने पार्टी में आए हुए मेहमानों को देखते बुलंद आवाज में कहा। जरान के इशारे पर म्यूजिक फिर से ऑन कर दिया गया था। जख्मी गार्ड्स को दूसरे गार्ड से सहारा देते ले गए थे। अरहाम गहरा सांस लेता सुनी अड़कन की तरफ बढ़ते से गले से लगा गया था, जिससे अभी भी मुलाकात हुई थी। कैसे हो? असफन से अलग होते अरहाम ने पूछा। अकेला, बिल्कुल तनहा। असफन जरान को देखते सर्द लहजे में बोलते फार्म हाउस से बाहर की जानिब बढ़ा। असफन! जरान की पुकार पर असफन के कदम रुके थे। मर गया तेरे लिए तेरा असफन, असफन की भीगी आवाज गूंजी थी। नहीं मर सकता जब तक जरान खानजादा जिंदा है, इसलिए असफन को कुछ नहीं हो सकता। जरान की भारी आवाज पर असफन जरान की तरफ पलटा था। जरान जल्दी से आगे बढ़ता असफन यार खान को गले से लगा गया था। So finally, after 150 or 170 episode, सदियों बाद दोस्ती हो ही गई है। नहीं रहेगा तू अकेला, ना कभी तू तन्हा था। तेरा जरान हमेशा हर कदम पर तेरे साथ होगा। जरान असफन से अलग होते इसकी आंखों में देखते मजबूती से बोला। साला कमीना! असफन ने भीगे लहजे में बोलते जरान के जबड़े पर पूरी कुव्वत से मुक्का मारा था। जरान अपने जबड़े से निकलता खून अंगूठे से साफ करते हंसते हुए असफन यार खान को फिर से गले से लगा गया था। अरहम के इशारे पर म्यूजिक तेज कर दिया गया था। लोग फनकार फिर से रक्स करने लगे थे। फार्म हाउस में फिर से गोलियों का शोर गूंजा था। हुनगी हो गया। असफन जरान और अड़हम जोरों शोर से हवाई फायरिंग कर रहे थे। अच्छा, फिर सही है। एक हम ठीक है। तमाम मेहमान खवातीन चली गई थी। हवेली के जराना खाने में घर की तमाम औरतें बैठी थी। जिले, अबीर, हूर, अमीना खानम, अनाया, अब्रिश व जनिया खानम सोफों पर बैठी थी और दरखशां एक तरफ खड़ी थी, जो अभी भी सबके लिए कवा बनाकर लाई थी। हूर ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक कलर की बेहद स्टाइलिश शर्ट शर्ट टुकनों तक आती थी पहने हुए थी, जिस पर बेहद खूबसूरत बहुत एक्सपेंसिव पश्मीना शाल ओढ़े हुए थी। बालों को जूड़े की शक्ल में लिए हुए थी। मेकअप से साफ चेहरे के साथ सोफे पर मौजूद थी। शाल एक तरफ कंधे पर ले डाल रही थी। इसने सर पर लेने की जरूरत नहीं समझी थी। अनाम हवेली नहीं था, इसने रात नहीं आना था और हवेली में कोई मर्द भी नहीं था। समीउल्ला की तबीयत ठीक नहीं, वो मर्दाने में आराम कर रहे थे। अरबत दरीद किसी दूर के अजीज के फौतगी पर गए थे। फार्म हाउस की पार्टी में भी शरीक नहीं हो सके थे। हवेली में कोई मर्द नहीं था, इसलिए वो बिना किसी खौफ के शाल सर पर लिए बगैर बैठी थी। अरहाम इसे बगैर देखे हवेली से चला गया था। इसने इसके जाने के बाद गुस्से से अरहाम को दिया हुआ ड्रेस भी चेंज कर लिया था। अब्रिश अभी तक वलीमे वाली ड्रेस में मौजूद हूर के साथ ही सोफे पर बैठी थी। वो जरान का इंतजार कर रही थी, जिसके आने के कोई आसार नहीं लग रहे थे और ना इसका नंबर मिल रहा था। अबीर अमीना खानम के साथ ही बैठी थी। जरान खान के आतिशदान में अंगीठी जल रही थी। बाहर अचानक से कड़कड़ती बारिश हुई थी। बिजली की खौफनाक कड़क अंदर तक सुनाई दे रही थी। तंदरों तेज हवाएं हवेली की बंद खिड़कियों को भी हिला रही थी। या अल्लाह खैर, कैसा तूफान आया है!
اللہ हमारे बेटे को सलामत रखे। अमीना खानम ने दहकते हुए दिल पर हाथ रखा था। खैर होगा भाभी, हो सकता है इधर बारिश ना हो रहा हो, इधर ही ऐसा खतरनाक बारिश हो रहा है। और सच पूछो तो अच्छा है हमारा बेटा लोग इधर नहीं है, इधर है, क्योंकि घर का तूफानों से लड़ लड़ कर वो थक गया है। जो आए रोज हवेली का जनाना खाने में बरसता है। हुस्नैया खानम ने अबीर को देखते तंजिया कहा था। अबीर हुस्नैया खानम की बात सुनते अपने हाथ में पकड़े मोबाइल पर नजरें जमाते इनकी बात इग्नोर कर गई। अम्मा ये देखें, ये कैसी डिजाइनिंग है। प्रीजे ड्राइंग बुक पकड़े ऊँट के पास भागते हुए आई थी। बहुत अच्छी प्रीजे, जानिए कौन कौन है। ऊँट ने प्रीजे को अपनी गोद में बिठाई, इसके गाल पर अपने लब रखते पूछा, मम्मा ये पापा, ये मैं, ये आप। प्रीजे फिंगर लगते ऊँट को बता रही थी। सब मुस्कुराते हुए इसकी बातें सुन रहे थे। और ये मेरी छोटी सी सिस्टर। प्रीजे ने अपनी बनाई हुई स्केच पर फिंगर रखी थी। सिस्टर वाली बात पर अब मीना खानम और अबीर मुस्कुराए थे। ऊँट ने मुस्कुराते हुए ब्लश किया था। हमारा तो दुआ है अल्लाह हमारा अरहम को अब बेटा दे। इसको बड़ा ख्वाहिश था जब गुल इसके जिंदगी में था। लो, ला दी नवी आग। अमीना खानम ने बोलते जल्दी से लब दांतों तले दबाया। अमीना खानम की बात पर हूर की रंगत सुर्ख हुई थी। वो हमारा मतलब था, हमारा अरहम को बहुत ख्वाहिश है कि इसका बेटा हो। अमीना खानम ने जल्दी से हूर का सुर्ख चेहरा देखते शर्मिंदगी से वजाहत दी। अरे भाभी क्यों झूठ बोल रहे हैं। अरहम का तो बस नहीं चलता था गुल का हर साल बच्चा हो, इसलिए तो वो हर वक्त गुल के साथ कमरे में घुसता रहता था। मुजरिया खानम ने हूर का सुर्ख पड़ता चेहरा देखकर मजीद आग लगाई थी। हूर अपना निचला लब बेदर्दी से काट गई थी, आंखों की मुठियां बेची थी। ये बात इसे काफी तकलीफ दे गई थी। वो आज सारा दिन मेहमानों खवातीन से अरहम और गुल की बात की दास्तान सुन रही थी। वो खवातीन हूर की खूबसूरती, इसकी कम उम्री देखते मिर्च मसाला लगाकर जानबूझकर बता रही थी। वो गुल की रिश्तेदार थी, हूर के बेहद खिलाफ थी। और अब नजरिया खानम शुरू हो गई थी। अरहम की बेपनाह मोहब्बत पर मगरूर भी नहीं हो पाई थी कि ये सब सुनने को मिल रहा था। इसे सच में बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसे लग रहा था अंगीठी में कोयलों से ज्यादा इसका वजूद दहक रहा हो। और जनैया खानम खुदा का खौफ करो क्यों झूठ बोलते हैं। वो हफ्तों इस्लामाबाद से वापस नहीं आता था और कब वो सारा दिन कमरे में रहता था। सुबह सवेरे कमरे से बाहर आ जाता था। यहाँ का सरदार भी था, इसे कितना काम होता था। मीना खानम ने रजनिया खानम के चोट पर नागवाड़ी से बोलते हुए को वजाहत दी। हूर की आंखें शिद्दत से भीगती जा रही थी। वो भी अपनी मोहब्बत शेयर नहीं कर सकती थी। वो भी अरहाम का नाम किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मगर यहाँ तो सिर्फ गुल और अरहाम की सुहागरात की लाइव डिस्कशन होना बाकी रह गई थी कि इस रात क्या क्या हुआ था। बाकी सब कुछ तो इसे बता दिया गया था। रिलैक्स हो, तुम अच्छी तरह जानती हो इनकी आदत कैसी है। वो सिर्फ तुम्हें हाइड करना चाहती है। अब्रिश ने उड़ के पते हाथ पर हाथ रखे से रिलैक्स रहने को कहा। उन्होंने ब्रिश के हाथ से अपना हाथ खींचते गहरे सांस लेते बहुत मुश्किल खुद पर काबू पाया। भाभी, बात ये है कि ये अरहम कमरे में ज्यादा रहता था या कम। अगर रहता तो था, आखिर गुल से मोहब्बत का शादी बनाया था, इसका पहला मोहब्बत था, तो कैसे वो इसका बगैर रह सकता था। हाँ ये सच है, हूर के साथ अरहम ज्यादा वक्त गुजारता है। मगर ये भी 30-31 साल का उम्र में मर्द को खूबसूरत कमाड़ा लड़की मिल जाए तो कौन सा मर्द छोड़ता है। वो दिन रात इस लड़की के साथ ही रहेगा ना। फिर हूर का खूबसूरती तो हूरों को भी मौत देता है। फजनिया खानम ने हूर की हालत देखकर मुस्कुराते हुए लफ्ज छुपाए थे। हूर गहरे सांस लेते बड़ी मुठियां दबोच रही थी। पूरा वजह जल्जलों की जिद में आया था। हूर बच्चा जाओ, तुम आराम करो। आराम ने तो आज रात आना नहीं, तुम परिजा को लेकर कमरे में जाओ। अमीना खानम ने हूर को देखते नरमी से कहा, समझ नहीं आ रहा ना हमको क्या हो गया। पहले कमरे से नहीं निकलता था, अब कमरे में नहीं जा रहा। इतना तो वो गुल की दफा भी कमरे से बाहर नहीं रहता था। गुजरिया खानम ने एक और तंज किया तो अमीना खानम ने अपना सर हाथों में थामा था। हूर की आंखों में शदीद नमी छाई थी। वो लब काटते गहरे सांस लेते रुजनिया खानम को देख रही थी, जिनके लफ्ज इसे सुइयों की मानंद चुभ रहे थे। प्रीजे, आपने ये तो बनाया नहीं, पापा के राइट साइड पर कौन है। अमरीश ने जल्दी से बात बदलते प्रीजे से पूछा। राइट साइड पर मोड़े हैं। प्रीजे ने मासूमियत से बताया तो अमरीश की रंगत भी अब फक हुई थी। लाउंज में खामोशी छाई थी। अबीर सिल्ले अनाया दरख्शां सब परेशानी से हूर को देख रहे थे। राइट साइड पर मोड़े और लेफ्ट साइड पर मम्मा। प्रीजा स्केचेस पर फिंगर रखते मासूमियत से बोल रही थी। ठीक है ना मम्मा। प्रीजा ने मासूमियत से उठ के गाल पर हाथ रखते पूछा। जी बेटा बिल्कुल ठीक है। उन्होंने भीगे लहजे में कहते हुए प्रीजा के गाल पर अपने लब रखे थे। दूसरे लब में वो प्रीजा को अपनी गोद में उठाते भागते हुए प्रीजा के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। प्रीजा भी अपनी ड्राइंग बुक पकड़े भागते हुए हूर के पीछे गई थी। क्या जरूरत था तुम्हें रोज नहीं है इस बकवास करने का, झूठ बोलने का। अरहाम का गुल के साथ सारा सारा दिन कमरे में रहता था। अमीना खानम ने गुस्से से पूछा। भाभी समझ नहीं आता इस हूर को किस बात का तकलीफ हो रहा है। इस लड़के ने गुल का घर खराब किया था, प्रीजे को इसका मोड़े से अलग किया। रोते हुए तो ऐसे किया जैसे इसके साथ जुल्म हुआ हो। मुझे नहीं है, कुछ तो शर्म कर लो। तुम तो जरा एहसास नहीं है। इस वक्त अरहम का बीवी गुल नहीं है, हूर है, तो इसको ही तकलीफ होगा ना। वो बच्ची ने जो भी किया ना समझे लाइल्मी में किया।
تم سب کو جانتا ہے، پھر بھی یہ سب کہہ رہا ہے۔ آج حقیقے میں آیا ہوا مہمان نے بھی ہڑ کر دل انہی باتوں سے چھلنی کیا تھا۔ وہ بچی خاموش رہا، لیکن تم کو اپنا ہے، تم سے یہ امید نہ تھا۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر اس نے کبھی پلٹ کر تمہیں جواب دیا، وہ تم سے اگر بدتمیزی کرے گا تو ہم اس کا ساتھ دے گا، تمہارا نہیں۔ اور حرام کو پتا چلا تم نے ہور سے یہ سب کہا، وہ بھی لحاظ نہیں کرے گا، یہ بات بھولو مت۔ اس حویلی اور آدھی جائیداد کا وہ وارث ہے۔ امینا خانم نے غصے سے بھڑکتے کہا، بھابی ہم کو مت ڈراؤ، تم، ہمارا حویلی کا مرد لوگ میں کوئی دم خم نہیں ہے، بہت بے شرم ہو چکا ہے، صرف بے شرم ہے وہ سب۔ وہ دیکھا تم نے کل تمہارا بیٹی نے کیسے تماشا لگایا ادھر، مگر آج تمہارا بیٹی کو ہمارے بیٹے نے کیسے کاٹ کھایا ہے۔ ان مرد لوگ میں ذرا شرم نہیں ہے، عورت کے آگے ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ رزنیہ خانم نے بیٹی گردن پر نشان دیکھتے طنز کیا۔ امیر نے سرخ پڑتے جلدی سے خود کو ٹھکا تھا، اور یہی حال تمہارے بیٹے کا ہے، سب سے 2 ہاتھ آگے، جس کا تمہارے بہو نے کاٹ کھایا ہے۔ دیکھا نہیں اس کے گردن پر نشان کیسے تھے؟ زنیہ خانم کی بات پر پاس کری درخشاں نے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ ابریش نے گھٹ کر اسے دیکھا تھا۔ بچہ لوگ نہیں، شرم ہو گیا ہے، ہم کو لگتا ہے تم بے شرم ہو چکا ہے، تو تمہارا نظر بس ان چیزوں پر رہتا ہے۔ اربت خان سے ہمارا احترام کا رشتہ ہے، ورنہ ہم ضرور تمہارے لیے بات کرتا، تمہارا آدھا ادھورا خواہش پورا کر دے۔ امینا خانم نے غصے سے لفظ چھپاتے ہوئے درخشاں کی گھٹی گھٹی ہنسی گونجی تھی۔ وہ منہ پر دوپٹہ رکھ کر بمشکل خود پر کنٹرول کر رہی تھی۔ امینا خانم کی بات پر رزنیہ خانم امینا کو غصے سے گھورتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ابرش نے گھٹ کر درخشاں کو دیکھا تھا۔ رزنیہ خانم کی باتوں پر ابرش کی رنگت بھی سرخ ہوئی تھی۔ آپی، اللہ کی پناہ، یہ رزنیہ آنٹی اور آپ کی ساس کے ہوتے باقی کسی انٹرٹینمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ انایا نے ابرش کے کان میں جھکتے سرگوشی کی۔ شٹ اپ انایا، ابرش نے اسے گھودا تھا۔ ویسے آپ کو بھی تھوڑا زران بھائی کو تھوڑا سا کم کاٹنا چاہیے تھا، اور نہ یوں سرکنا پڑتی، ورنہ یوں سرکنا پڑتی آپ اس وقت۔ انایا نے شرارتی لہجے میں بولتے مسکراہٹ دبائی۔ انایا، بہت بدتمیز ہو چکی ہے تو، اتنی فضول گفتگو تم نے کبھی امریکہ میں نہیں کی۔ ابرش نے غصے سے کہا، امریکہ میں اتنی بے شرمی نہیں ہے جتنی بے شرمی آپ کی حویلی میں پائی جاتی ہے۔ I am fed up of those Khans and Khanzadis. This suffocation system here, you can keep it yourself. انایا لفظ چھپاتے ہوئے اٹھ کر مہمان خانے میں موجود اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ابرش گہرا سانس لیتے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ شرام خان نے فارم ہاؤس کے گلاس ونڈو سے برستی طوفانی بارش کو دیکھا تھا۔ وہ اس وقت اپنے دوستوں کے ہمراہ فارم ہاؤس کے فرسٹ فلور پر موجود تھا۔ زران، اسمد اور ارحام اپنے دوستوں کے ساتھ فارم ہاؤس کے گراؤنڈ فلور پر موجود تھے۔ باہر شدید طوفانی بارش برس رہی تھی۔ شرام خان ٹیرس کی طرف کا گلاس ڈور کھولتے برستی بارش میں باہر آیا۔ نیچے کی طرف بہتا دریا ابل ابل کر باہر آ رہا تھا۔ موجوں میں شدید تغیانی آئی تھی۔ ٹھنڈی قید برساتی طوفانی ہواؤں کے تھپڑوں اور بارش کے موٹے قطروں نے اس جیسے مضبوط انسان کو کپکپانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ پل میں بھیگا تھا۔ شرام خان نے آسمان کی طرف نگاہ کی۔ کڑکتی بجلی نے شرام خان کا عکس اندھیرے میں بھی نمایاں کر دیا تھا۔ وہ کڑکتی بجلی اس کے سامنے بہتے دریا پر گری تھی کہ پورا فارم ہاؤس لرز اٹھا تھا۔ ایسا طوفان سوات میں آیا تھا جو پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ عجب سا طوفان تھا کہ شرام خان کا مضبوط دل جیسے لرز اٹھا تھا۔ اس عشق میں ایسی آگ لگے، دل دریا میں طوفان اٹھے، درختی ڈولو آکاش گرے، یہ عشق قیامت بھی ہے جی، یہ عشق عبادت بھی ہے جی، کوئی توبہ کرے کوئی سجدہ کرے۔ وہ لوہے کی آئینی گرل پر اپنے مضبوط ہاتھ جماتے بہتے دریا کو دیکھ رہا تھا جس کی موجوں میں طوفان کے ریلے اٹھ رہے تھے۔ یہ طوفان دیکھتے شرام خان کے دل و دماغ میں اس وقت 2 وجودوں کا ہی خیال آیا تھا۔ یک دم دل عجب سی سوچوں سے لرز اٹھا تھا۔ شرام خان جلدی سے اندر کی جانب بڑھتے صوفے پر پڑا اپنا موبائل اٹھائے بہاڑے کا نمبر ڈائل کرتے کان سے لگایا۔ بس مر شہزاد مان شیطان ہے، پتہ نہیں کیا انہیں پٹھانی میں اتنی طوفانی بارش میں باہر کیوں گئے تو؟ شرام خان کے دوست اتل خان نے شرام سے پشتوں میں پوچھا۔ ایک منٹ، شرام خان نے اسے انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے خاموش رہنے کو کہا۔ بہاڑے کا نمبر آف آ رہا تھا۔ شرام خان نے پھر سے اس کا نمبر ڈائل کیا، وہ آف آ رہا تھا۔ شرام خان نے جلاتے ہوئے پھر سے پہاڑے کا نمبر ڈائل کیا، وہ مسلسل آف آ رہا تھا۔ شیرام خان کا رنگ سرخ پڑ رہا تھا، فون پر گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی، آنکھوں کی رنگت سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ کیا لوٹا ہے میں نے تمہارا؟ ابھی تو میں نے کچھ لوٹا ہی نہیں، لوٹنے والے لوٹنے کی فریاد نہیں کرتے، فریاد تب کرنا جب میں سچ میں تمہارا سب کچھ لوٹ لوں گی۔ پہاڑے کے لفظ اس کے سماعتوں میں گونجتے ہتھوڑے کی مانے جیسے اس پر برس رہے تھے۔ اس کے فون پر گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ شرام خان نے اپنے فون سے درخشاں کا نمبر ڈائل کیا، جو 2 بیلز کے بعد اٹھا لیا گیا تھا۔ درخشاں، پہاڑے کہاں ہے؟ شرام خان نے فون پر سرد آواز میں پوچھا۔ لالا کمرے میں ہوں گی، یہاں تو نہیں، بلکہ پہاڑے باجی تو 2 گھنٹہ پہلے ہی بیرام کو لے کر اندر کمرے میں چلا گیا تھا۔ درخشاں کی بات پر شرام خان کی سانسیں تیز ہوئی تھی۔ اندر کمرے میں جا کر دیکھو وہ ہے۔
श्रीराम खान सर दलाइज में गिराया। क्या हुआ लाला, सब ठीक तो है, जो कहा है वो करो, श्रीराम खान चीखा था। श्रीराम के दोस्त इसकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। छी लाला, दरख्शां की कांपती आवाज गूंजी थी। श्रीराम खान फोन हाथ में पकड़े गहरे सांस ले रहा था। जो कहो तुम करी जाओ, अब अभी यहीं मर जाए एक दूजे का दिल मिट्टी से यारी से, यादों से गम भर जाए। इन लफ्जों का मतलब इसे समझ आया था। इसके माथे पर पसीने की बूंदों का मतलब समझ आया था। इसका रात को अपने करीब आने देने का मतलब समझ आया था। इसका आज इसके होठों से लिपटने का मतलब समझ आया था। वो जानता था दरकशा का जवाब क्या होगा। वो सब जानता था क्योंकि वो पहाड़ी गुल को जानता था। श्रीराम खान की आंखों में खून उतर रहा था। वो सब जानता था क्योंकि वो पहाड़ी गुल को बहुत अच्छी तरह जानता था। अफसोस इसी बात का था, फिर वो क्यों आज समझ नहीं पाया था। श्रीराम खान की सांसें तेज हो रही थी। माथे और गर्दन की फूलती रगें अब वाजिया हो रही थी। लाला, भाभी और बेराम अपने कमरे में नहीं है। दरफशा की बात पर श्रीराम खान के बदन का तमाम खून इसकी आंखों में उतरा था। दूसरे पल वो अपनी गाड़ी की चाबियां उठाए अपना मोबाइल अपनी मेज की पॉकेट में डालते भागते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था। इसके दोस्त इसकी उजलत पर सोफों से खड़े हुए थे। वो सबकी पुकार नजरअंदाज करता कई सीढ़ियां एक साथ फलांग कर सीढ़ियां उतर गया था। वो भागते हुए बाइक की तरफ बढ़ा। श्रीराम अरहामी से भागता देखकर इसके पीछे लिपका था। जरान और असफंदियार खान भी इसके पीछे पड़े थे। वो सबकी पुकार नजरअंदाज करते अंधाधुंध भागते हुए फार्म हाउस के कार पोर्च में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते अपनी गाड़ी में बैठते गाड़ी स्टार्ट करते से भगा कर ले गया था। ये कहाँ गया इस बरसती बारिश में। अरहाम ने बरसती बारिश में भीगे असफंदियार खान और जरान को देखते इस्तफार किया। लल्ला, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, हो सकता है इसके अस्पताल में कोई इमरजेंसी होगी हो या फिर हवेली जा रहा हो, बीवी की याद आ गई हो। जरान ने बारिश में भीगते अपने बाल उंगलियों से संवारते कहा। बकवास बंद करो, तमीज के दायरे में बात किया करो। अरहाम से घूरते अंदर दाखिल हो गया था। एक तो लाला से मजाक भी बर्दाश्त नहीं होता, लगता है इनकी आजकल हुड़ बाबी से नहीं बढ़ गई। जरान ने असफंदियार खान को देखते आंख मारी। लगता तो मुझे भी यही है, वरना लाला कमरे से निकल आई, ये कैसे हो सकता है, आज तो फार्म हाउस में रात रुक रहे थे। असफंदियार खान ने जवाबन जरान को आंख मारी थी। लाला ने हमारे लबों से ऐसी बात सुन ली तो इसी फार्म हाउस में हमारी लाशें दफनाएंगे। जरान ने मुस्कुराते हुए असफंदियार खान के कंधे पर हाथ मारा। ये तो है। असफंदियार खान ने अपने मुंह पर हाथ फेरा, फिर दोनों का मुश्तरका कहफा गूंजा था। असल में खान तू लाला है, हम तो ऐसे ही। जरान ने असफंदियार खान को आंख मारी थी। साले कमीने, बकवास कम किया कर। असफंदियार खान ने जरान को घूरा था। तू शुरू कर दे। जरान इसे घूरते अंदर की जानिब बढ़ा। असफन तूफानी बरसती बारिश को एक नजर देखते अंदर की जानिब बढ़ गया था। शेराम खान अंधी तूफानी बिना लकड़ी का बरसा दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। जनान खाने के लकड़ी के भारी दरवाजे आपस में जोरदार टकराए थे। जनान खाने में मौजूद अमीना खानम, रजनिया खानम, अबीर जिले अब्रिश हड़बड़ाते हुए सोफों से उठी थी। शेराम खान की आंखों में खून उतरा देखकर वो इसका भीगा हुलिया देखकर अमीना खानम पर परेशानी से इसकी तरफ बढ़ी। क्या हुआ शेराम, अमीना खानम ने पूछा। शेराम खान सुनी अनसुनी करते बाहर के कमरे की तरफ बढ़ गया था। बाहर के कमरे में दाखिल होते इसने इसकी अलमारी खनखनाते हुए इसके तमाम कपड़े हर चीज नीचे फेंक दी थी। इसकी अलमारी की एक चीज खंगाली थी। इसका पासपोर्ट कहीं नजर नहीं आया था। आह। शेराम खान ने हल्के बल चीखते हुए छत की तरफ देखते अपनी पिस्टल जेब से निकालते कई फायर किए थे। अंदर से आते फायर की आवाज पर रोजनिया खानम ने दिल पर हाथ रखे थे। अबरिश अबीर की रंगत भी फट हुई थी। क्या हुआ शराब, अमीना खान ने शराब को खान को देखते बाहर आते हुए पूछा। श्रीराम खान सुरख चेहरे के साथ फोन कान से लगाए हुए था। गार्ड्स को बोलो गाड़ियां निकालें, अपनी बंदूकें तैयार करके रखें, स्वाद का चप्पा चप्पा छान लो। जहां कोई औरत एक बच्चे के साथ नजर आए मुझे इन्फॉर्म करो। खबरदार कोई इस पर गोली नहीं चलाएगा। इस औरत को गोली मारने का हक भी सिर्फ शेराम खान का होगा। शेराम खान पूरी कुव्वत से धारते हुए तेज तेज कदमों से बाइट की जानिब बढ़ गया था। रुजनिया खानम दिल पर हाथ रखते सी लम्बे जमीन बोस हुई थी। खत्म करते हैं हम यहाँ पर अपनी बहुत ही ब्यूटीफुल से 2 एपिसोड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये दोनों एपिसोड अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी होंगी तो काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।